हेलो गाइस, स्वागत है आप लोगों का एक और न्यू इंटरेस्टिंग वीडियो में। आज हम एक ऐसी नई सीरीज शुरू करने वाले हैं जहां एक मरते हुए एंसेस्टर को एक मिस्टीरियस ब्यूरियल इमॉर्टल पगोडा सिस्टम मिल जाता है। अपनी आखिरी सांसें गिनते हुए वो अचानक अपनी जवानी और पावर्स वापस पा लेता है। अब वो अपने दुश्मनों का सफाया करके पूरी कल्टीवेशन दुनिया पर राज करने निकल पड़ा है। ये सफर पावर और रिवेंज से भरा होने वाला है। तो चलिए डायरेक्ट स्टोरी में चलते हैं। एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं एक बहुत ही बड़ा और पावरफुल गोल्डन एनर्जी बैरियर एक पूरी एंशिएंट सिटी को कवर किए हुए था। आसमान में काले घनघोर बादल छाए हुए थे और वहाँ से लगातार रेड लाइटनिंग स्ट्राइक्स इस बैरियर पर जोर जोर से गिर रही थीं। ये नजारा बहुत ही इंटेंस और खतरनाक था। नीचे जमीन पर हम देखते हैं कि एक बहुत बड़ी एनिमी आर्मी एक कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन बनाए खड़ी थी। ये सभी कल्टीवेटर्स एक साथ मिलकर अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी रिलीज कर रहे थे ताकि इस बैरियर पर एक पावरफुल अटैक लॉन्च किया जा सके। उनके सेंटर में एक बड़ा सा ग्लोइंग रेड एनर्जी पिलर आसमान की तरफ जा रहा था, जो इस फॉर्मेशन की डिस्ट्रक्टिव पावर को और भी ज्यादा बढ़ा रहा था। इस आर्मी के आगे एक ओल्ड मैन खड़ा था जिसका आधा चेहरा मेटालिक और स्काररेड लग रहा था और उसके हाथ में एक अजीब सा डार्क स्टाफ था। इसका नाम लियांग जियावेन था और ये तियानजुए सेक्ट का रूथलेस लीडर था। वो बहुत ही गुस्से और एरोगेंस के साथ सामने खड़े यून्यांग लियांग फैमिली के इंजर्ड लोगों को धमका रहा था। वो जोर से चिल्लाते हुए कहता है कि तुम लोग पिछले 4200 सालों से जिंदा हो, पर आज तुम्हारा आखिरी दिन आ चुका है। वो उन्हें आखिरी वार्निंग देता है कि अपनी यून्यांग स्पिरिट वेन चुपचाप हमारे हवाले कर दो। अगर तुम ऐसा करते हो तो मैं तुम्हारी लियांग फैमिली के कुछ ब्लड लाइन मेंबर्स को जिंदा छोड़ दूंगा, वरना आज मैं तुम्हारी पूरी फैमिली को इस तरह से बेरहमी से खत्म करूंगा कि तुम्हारा नाम ओ निशान तक इस दुनिया से मिट जाएगा। उसकी इस धमकी के साथ ही उसकी आर्मी के कल्टीवेटर्स अपनी पावर्स को और भी ज्यादा पुश करने लगते हैं और यून्यांग लियांग फैमिली के मेंबर्स इस हेवी प्रेशर को बर्दाश्त नहीं कर पा रहे थे। वो जमीन पर गिरने लगते हैं और उनके मुंह से खून निकलने लगता है। उनकी हालत बहुत ही खराब हो चुकी थी और ऐसा लग रहा था कि आज उनका अंत बिल्कुल निश्चित है। लेकिन तभी सीन शिफ्ट होता है और हम एक घने, अंधेरे और सूने केव के अंदर का नजारा देखते हैं। यहाँ पर एक बहुत ही बूढ़ा और कमजोर शख्स ध्यान की मुद्रा में एक स्टोन प्लेटफॉर्म पर बैठा हुआ था। उसके सफेद बाल थे, उसकी स्किन पूरी तरह से ड्राई हो चुकी थी और उसके चेहरे पर गहरी झुर्रियां थीं। ये झुर्रियां साफ बता रही थीं कि उसने एक बहुत लंबा वक्त गुजारा है और अब उसकी लाइफ फोर्स खत्म होने वाली है। ये कोई और नहीं बल्कि यून्यांग लियांग फैमिली का फाउंडिंग एंसेस्टर था। वो अपने दिल में बहुत ही फ्रस्ट्रेशन के साथ सोच रहा होता है कि उसने पिछले 4000 सालों तक इस फैमिली को बनाने और प्रोटेक्ट करने के लिए अपना खून पसीना एक कर दिया था और अब क्या उसकी ये 4000 सालों की मेहनत इन कुत्तों के हाथों इस तरह से बर्बाद हो जाएगी। उसकी आवाज में एक गहरा दर्द और बहुत ज्यादा गुस्सा था। वो अभी तक वॉइड रिफाइनमेंट हेवनली वेनरेबल रेल्म में ब्रेक थ्रू नहीं कर पाया था और न ही उसने अपनी यून्यांग लियांग फैमिली को अपर रेल्म्स यानी 10,000 रेल्म्स तक लीड किया था। वो इस तरह से घुट घुट कर मरना बिल्कुल नहीं चाहता था। उसकी मुट्ठियां कस जाती हैं और उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक आती है। वो अपनी आखिरी सांस तक इन दुश्मनों से लड़ने का इरादा कर चुका था। अचानक से उसके फोरहेड पर एक अजीब सा ग्लोइंग मैजिकल मार्क अपीयर होता है और एक मिस्टीरियस मैकेनिकल आवाज उसके दिमाग में गूंजने लगती है। ये एक हिडन सिस्टम की आवाज थी जो अनाउंस करती है कि होस्ट की लाइफ फोर्स पूरी तरह से खत्म होने वाली है। इस क्रिटिकल सिचुएशन को डिटेक्ट करते हुए लाइफ एंड डेथ रूल्स ऑटोमेटिकली ट्रिगर हो चुके हैं और इसके साथ ही सिस्टम अनाउंस करता है कि ब्यूरियल इमॉर्टल पगोडा की एंशिएंट सील अब ओपन की जा रही है। हम देखते हैं कि उस एंसेस्टर के सामने एक बहुत ही एंशिएंट, मैजेस्टिक और पावरफुल पगोडा का इल्यूजन अपीयर होता है। ये पगोडा गोल्डन लाइट से ग्लो कर रहा था और इसकी एनर्जी बहुत ही मैसिव थी। सिस्टम उस एंसेस्टर की करंट स्टेट को स्कैन और एनालाइज करना शुरू करता है और स्क्रीन पर बताता है कि होस्ट का फिजिकल बॉडी पूरी तरह से डिके हो चुका है, उसकी स्पिरिट बॉडी डैमेज हो चुकी है और उसका रूट बोन बहुत ही इंफीरियर और लो ग्रेड का है। ये सब सुनकर एंसेस्टर भी थोड़ा हैरान होता है क्योंकि उसे अपनी बॉडी की इस खराब हालत का अंदाजा नहीं था। पर तभी सिस्टम की तरफ से एक बहुत बड़ी खुशखबरी आती है। सिस्टम अनाउंस करता है कि फर्स्ट टाइम बाइंडिंग रिवॉर्ड के तौर पर होस्ट को स्पिरिट बॉडी अपग्रेड और ओरिजिन इन्फ्यूजन का स्पेशल बोन्स दिया जा रहा है। जैसे ही ये रिवॉर्ड एक्टिवेट होता है, ब्यूरियल इमॉर्टल पगोडा से एक बहुत ही इंटेंस और प्योर गोल्डन एनर्जी निकलकर उस बूढ़े एंसेस्टर की बॉडी में तेजी से एंटर करने लगती है। ये एनर्जी इतनी पावरफुल थी कि आसमान और जमीन के बीच एक डायरेक्ट कनेक्शन बन जाता है। हम देखते हैं कि गोल्डन लाइटनिंग स्ट्राइक्स उसके चारों तरफ जोर जोर से गिरने लगती हैं और उसकी बॉडी हवा में ऑटोमेटिकली फ्लोट करने लगती है। एक बहुत ही जबरदस्त और मिराक्युलस ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसेस शुरू हो चुका था।
उसके सफेद बाल धीरे धीरे काले और लंबे होने लगते हैं। उसके चेहरे की झुर्रियां बिल्कुल गायब होने लगती हैं और उसकी कमजोर और पतली बॉडी एक बहुत ही मस्कुलर, फिट और यंग बॉडी में बदल जाती है। उसकी स्किन पर एक गोल्डन ग्लो आ जाता है। उसकी आंखें जब खुलती हैं तो उनमें एक आग जैसी शार्प चमक थी। अब वो एक बूढ़ा और मरने वाला शख्स नहीं रहा था, बल्कि एक बहुत ही हैंडसम और पावरफुल यंग कल्टिवेटर बन चुका था, जिसके पास एक नई जिंदगी और बाउंडलेस नई पावर्स थी। ये नजारा बहुत ही कमाल का था और उसकी ऑरा इतनी स्ट्रॉन्ग थी कि पूरे केव में हेवी ट्रेमर्स आने लगते हैं और आसपास के पत्थर हवा में उड़ने लगते हैं। वापस से मेन बैटलफील्ड पर आते हैं, जहां लियांग जियावेन का जुल्म अभी भी जारी था। हम देखते हैं कि उसने युन्यांग लियांग फैमिली के करंट हेड को जमीन पर बुरी तरह से पटक दिया था और अपने पैर से उसके सिर को दबा रहा था ताकि उसे और ज्यादा ह्यूमिलिएट कर सके। वो बहुत ही एरोगेंस और एविल हंसी के साथ कहता है कि लियांग फैमिली का वो बूढ़ा कचरा एंसेस्टर तो पहले ही मर चुका होगा और आज युन्यांग लियांग फैमिली का इस दुनिया से हमेशा के लिए सफाया हो जाएगा। वो इस फैमिली के सभी मेंबर्स को पूरी तरह से डिस्ट्रॉय करने का फाइनल ऑर्डर देने ही वाला था कि तभी अचानक से आसमान में एक बहुत बड़ा और शॉकिंग बदलाव आता है। काले बादलों के बीच में से एक बहुत बड़ा और टेरिफाइंग ब्लैक स्पैटियल पोर्टल ओपन होता है। इस पोर्टल के अंदर से लगातार रेड लाइटनिंग निकल रही थी और एक ऐसी पावरफुल और सफोकेटिंग एनर्जी रिलीज हो रही थी जिसने वहां मौजूद सभी लोगों को हिलाकर रख दिया। सभी की नजरें डर के मारे आसमान की तरफ उठ जाती हैं और वो देखते हैं कि इस पोर्टल के सेंटर में से वही यंग एंसेस्टर धीरे धीरे हवा में चलते हुए नीचे उतर रहा है। उसकी रेड और ब्लैक रोब्स हवा में तेजी से लहरा रही थी और उसकी प्रेजेंस से ही वहाँ का माहौल पूरी तरह से बदल गया था। उसकी ऑरा इतनी हेवी थी कि नीचे खड़े कल्टीवेटर्स को सांस लेने में तकलीफ होने लगती है। जैसे ही लियांग फैमिली के सभी डेस्परेट मेंबर्स इस यंग शख्स को देखते हैं, उन्हें अपनी आंखों पर बिल्कुल भी यकीन नहीं होता। एक मेंबर जोर से चिल्लाकर कहता है कि ये तो हमारे एंसेस्टर हैं और वो अभी तक जिंदा हैं। ये कैसे हो सकता है? सभी फैमिली मेंबर्स खुशी और हैरानी के मारे रोने लगते हैं और अपने एंसेस्टर के आगे घुटनों के बल बैठकर उन्हें डीप रेस्पेक्ट पे करते हैं। उन्हें लगने लगा था कि अब उनकी फैमिली इस तबाही से बच जाएगी, लेकिन दूसरी तरफ लियांग जियावेन इस यंग एंसेस्टर को देखकर बिल्कुल भी नहीं डरता और ना ही पीछे हटता है। वो बहुत ही ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंट था। वो जोर से कहता है कि तुम मुझे अपने इस नए रूप से बेवकूफ नहीं बना सकते। तुम्हारी 4000 साल की मैक्सिमम उम्र पूरी हो चुकी है और चाहे तुमने कितनी भी रेयर लाइफ एक्सटेंडिंग पिल्स क्यों ना खा ली हो, तुम्हारा वक्त अब पूरी तरह से खत्म हो चुका है। वो क्लेम करता है कि ये सब सिर्फ एक दिखावा है, एक टर्मिनल ल्यूसिडिटी यानी मरने से पहले का आखिरी झटका है, जहां इंसान को थोड़ी सी फेक पावर वापस मिलती है। वो कहता है कि तुम इस हालत में ज्यादा देर तक टिक नहीं पाओगे। अपने इस फॉल्स कॉन्फिडेंस के साथ लियांग जियावेन अपने तियानजुए सेक्ट के 3 सबसे पावरफुल नासेंट सोल रेल्म के एल्डर्स को तुरंत अटैक करने का ऑर्डर देता है। वो उन्हें कहता है कि हेवनली लुओ ब्लड फॉर्मेशन एक्टिवेट करो और इस बूढ़े को एग्जॉस्ट करके यहीं पर मार डालो। ये 3 एल्डर्स भी तुरंत उसके ऑर्डर को फॉलो करते हैं और अपने हाथों में कॉम्प्लेक्स हैंड सील्स बनाते हुए हवा में उड़ने लगते हैं। ये 3 नेसेंट सोल एल्डर्स हवा में एक ट्रायंगल फॉर्मेशन बनाते हैं और अपनी पूरी स्पिरिचुअल पावर को एक साथ मर्ज करते हैं। उनके इस फॉर्मेशन के सेंटर से 3 बहुत ही मैसिव और खतरनाक रेड एनर्जी ड्रैगन्स रोर करते हुए बाहर निकलते हैं। ये ड्रैगन्स हवा में तेजी से मूव करते हुए सीधा एंसेस्टर की तरफ आगे बढ़ते हैं। इन ड्रैगन्स की डिस्ट्रक्टिव पावर इतनी ज्यादा थी कि आसमान में चारों तरफ रेड लाइट फैल जाती है और हवा में ब्लास्ट होने लगते हैं। लेकिन हमारा एंसेस्टर अपनी जगह पर बिल्कुल काम और स्टेडी खड़ा था। उसके चेहरे पर एक स्लाइट और मॉकिंग स्माइल थी। तभी उसके सिस्टम की मैकेनिकल आवाज उसके दिमाग में दोबारा गूंजती है। सिस्टम अनाउंस करता है कि स्पिरिट बॉडी अपग्रेड सक्सेसफुली कंप्लीट हो चुका है और अब उसकी ऑर्डिनरी बॉडी एक लेजेंडरी जुआन हुआंग बैटल बॉडी में ट्रांसफॉर्म हो चुकी है। इसके फौरन बाद सिस्टम सामने से आने वाले दुश्मन के अटैक को एनालाइज करना शुरू करता है। कुछ ही सेकंड्स में सिस्टम बताता है कि अटैक की एनालिसिस कंप्लीट हो चुकी है और ये कोई बड़ा खतरा नहीं है। एंसेस्टर अपने दुश्मनों की तरफ देखते हुए बहुत ही ठंडी आवाज में कहता है कि तुम लोग मुझे टर्मिनल ल्यूसिडिटी समझ रहे हो, तो ठीक है, मैं तुम इन छोटी मछलियों को मारने के लिए अपनी ये नई पावर यूज करूंगा और तुम्हें दिखाऊंगा कि असली ताकत क्या होती है। जैसे ही वो 3 रेड ड्रैगन्स रोर करते हुए एंसेस्टर के बिल्कुल करीब आते हैं और उसे हिट करने वाले होते हैं, एंसेस्टर बिना किसी जल्दबाजी के अपना एक हाथ आगे बढ़ाता है। उसके हाथ से एक बहुत ही मैसिव और ब्लाइंडिंग गोल्डन लाइट रिलीज होती है और हवा में एक जायंट गोल्डन पाम फॉर्म हो जाता है। ये गोल्डन पाम इतना बड़ा और सॉलिड था कि उसने उन तीनों ड्रैगन्स को एक ही झटके में हवा में रोक लिया। वो फियर्स ड्रैगन्स इस गोल्डन पाम के आगे बिल्कुल हेल्पलेस लग रहे थे और आगे नहीं बढ़ पा रहे थे। और फिर एंसेस्टर अपने हाथ को थोड़ा सा आगे की तरफ पुश करता है। वो जायंट गोल्डन पाम उन ड्रैगन्स को किसी कांच की तरह क्रश करते हुए सीधा उन 3 नेसेंट सोल एल्डर्स की तरफ तेजी से बढ़ता है।
ये अटैक इतना सडन और इतना पावरफुल था कि उन एक्सपीरियंस्ड एल्डर्स को रिएक्ट करने या बचने का कोई मौका ही नहीं मिलता। वो तीनों हवा में ही उस जायंट गोल्डन पाम के एक्सट्रीम प्रेशर से क्रश हो जाते हैं और उनकी बॉडीज खून के चीथड़ों में बदल जाती हैं। एक ही सिंगल स्ट्राइक में 3 पावरफुल नेसेंट सोल एल्डर्स का वहाँ पर पूरी तरह से सफाया हो चुका था और उनका नाम ओ निशान मिट गया था। अपने सेक्ट के 3 सबसे पावरफुल एल्डर्स को इस तरह से 1 सेकंड में मरते देखकर लियांग जियावेन की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। उसका सारा कॉन्फिडेंस, एरोगेंस और एटीट्यूड पल भर में गायब हो जाता है और उसकी जगह डर ले लेता है। वो तुरंत समझ जाता है कि ये कोई टर्मिनल ल्यूसिडिटी नहीं है, बल्कि ये एंसेस्टर अपनी फुल पीक पावर से भी कहीं ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुका है। वो डर के मारे जोर से चिल्लाता है और अपनी आर्मी को पीछे हटने का आर्डर देता है। वो खुद भी अपनी फ्लाइंग स्वॉर्ड पर सवार होकर वहाँ से तेजी से भागने की कोशिश करता है ताकि अपनी जान बचा सके, लेकिन एंसेस्टर उसे इतनी आसानी से कहाँ छोड़ने वाला था। एंसेस्टर हवा में फ्लोट करते हुए कहता है कि जब तुम यहाँ आ ही गए हो तो अब इतनी जल्दी भाग क्यों रहे हो। वो एक लाइट की बीम की तरह तेजी से लियांग जियावेन का पीछा करता है और अगले ही सेकंड उसके सामने आकर खड़ा हो जाता है। लियांग जियावेन देखता है कि अब बचने का कोई भी रास्ता नहीं है, तो वो अपनी आखिरी चाल चलने का फैसला करता है। वो गुस्से और डर में कहता है कि अगर तुम मुझे मारना ही चाहते हो तो हम दोनों आज एक साथ यहीं मरेंगे। वो अपने कपड़ों के अंदर से एक बहुत ही डार्क और एविल लुकिंग ब्लैक ऑर्ब आर्टिफैक्ट निकालता है। इस ऑर्ब से बहुत ही खतरनाक ब्लैक टेंटिकल्स निकल रहे थे और इसकी ऑरा बहुत ही डिस्ट्रक्टिव और डार्क थी। वो इस ऑर्ब को अपनी पूरी पावर के साथ एक्टिवेट करके एंसेस्टर पर एक सुसाइडल अटैक करने की कोशिश करता है, लेकिन एंसेस्टर बिल्कुल रिलैक्स था। वो हंसते हुए कहता है कि क्या यही तुम्हारा आखिरी ट्रम्प कार्ड है? ये तो बहुत ही वीक है। अगर तुम्हें आग से इतना ही प्यार है तो मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि असली हेलफायर क्या होती है। एंसेस्टर अपने हाथ की 2 उंगलियों को आगे करता है और एक नया बहुत ही हाई लेवल स्किल एक्टिवेट करता है जिसका नाम था असुरा हेल सील। जैसे ही ये असुरा हेल सील एक्टिवेट होती है, आसमान में एक बहुत बड़ा रेड और ब्लैक स्विरलिंग एनर्जी वोर्टेक्स बन जाता है। इस वोर्टेक्स से एक मैसिव और डिस्ट्रक्टिव एनर्जी बीम सीधा लियांग जियावेन पर गिरती है। लियांग जियावेन इस अटैक को अपने आर्टिफैक्ट से ब्लॉक करने की पूरी कोशिश करता है, पर उसकी पावर इस गॉड लाइक अटैक के आगे बिल्कुल जीरो थी। वो डर के मारे जोर से चिल्लाता है और भीख मांगने लगता है कि मुझे माफ कर दो, मैं और मेरा पूरा तियानजुए सेक्ट अब से लियांग फैमिली की गुलामी करेंगे और आपके आर्डर्स मानेंगे। पर एंसेस्टर पर उसकी इन बातों का कोई असर नहीं होता। वो जायंट एनर्जी हैंड लियांग जियावेन को जमीन पर बहुत बुरी तरह से पटक देता है और एक बहुत ही बड़ा धमाका होता है जिसकी शॉकवेव मीलों तक फैल जाती है। जमीन पर एक मैसिव क्रेटर बन जाता है जिसमें मैग्मा और लावा उबल रहा था। लियांग जियावेन का वहाँ कोई निशान तक नहीं बचता। वो पूरी तरह से जलकर राख में बदल चुका था। उसकी पूरी आर्मी ये देखकर डर के मारे पीछे हटने लगती है। अपने सबसे बड़े दुश्मन को इस तरह से कम्प्लीटली डिस्ट्रॉय करने के बाद एंसेस्टर धीरे धीरे हवा से जमीन पर वापस आता है। युनियांग लियांग फैमिली के सभी लोग इस अनबिलीवेबल नजारे को देखकर पूरी तरह से शॉक्ड और इम्प्रेस्ड थे। वो सभी एक साथ अपने घुटनों पर बैठ जाते हैं और अपने एंसेस्टर को प्रणाम करते हैं। उनकी आंखों में अब डर की जगह डीप रेस्पेक्ट थी। फैमिली का हेड लियांग तियानफिंग दौड़ते हुए आगे आता है और बहुत ही रेस्पेक्ट के साथ झुककर कहता है कि लियांग तियानफिंग अपने एंसेस्टर को ग्रीट करता है। उसके चेहरे पर खुशी और राहत साफ नजर आ रही थी क्योंकि आज उसकी फैमिली एक बहुत बड़े खतरे से बच गई थी और उनका एंसेस्टर वापस आ गया था। तभी एंसेस्टर के दिमाग में सिस्टम की आवाज दोबारा से आती है। सिस्टम उसकी करंट स्टेट को अपडेट करता है और स्क्रीन पर बताता है कि होस्ट अभी गॉड ट्रांसफॉर्मेशन रन के मिडिल स्टेज में पहुंच चुका है। पर इसके साथ ही सिस्टम एक बहुत ही सीरियस और अलार्मिंग वार्निंग भी देता है। सिस्टम बताता है कि होस्ट के पास अब सिर्फ 3 साल की लाइफ स्पैन बची है। इस 3 साल के अंदर उसे अपना अगला मिशन पूरा करना होगा, जो कि उसके रूट बोन को अपग्रेड करना है। और इस क्रूशियल अपग्रेड के लिए उसे एक बहुत ही रेयर और लेजेंडरी मटेरियल की जरूरत पड़ेगी जिसका नाम ताइचू प्रोफाउंड गोल्ड था। ये मटेरियल इस लोअर रेल्म में मिलना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल था। एंसेस्टर समझ जाता है कि अगर उसे जिंदा रहना है और अपनी पावर को और बढ़ाना है तो उसे किसी भी हालत में अपर रेल्म्स की तरफ जाना ही होगा। एंसेस्टर अपने फैमिली हेड लियांग तियानफैंग की तरफ देखता है और उसे कुछ बहुत ही स्ट्रिक्ट और इम्पोर्टेंट आर्डर्स देता है। वो कहता है कि तियानजुए सेक्ट के पास जितने भी रिसोर्सेज, वेपन्स और ट्रेजर्स हैं, उन सबको तुरंत अपने कब्जे में ले लो और हमारे सेक्ट के सभी दरवाजे बंद कर दो ताकि कोई बाहर ना जा सके। इसके बाद वो एक बहुत ही एम्बिशियस और बड़ा टारगेट सेट करता है। वो कहता है कि आने वाले 3 सालों के अंदर हमारी लियांग फैमिली को इस पूरे युनियांग रीजन पर अपना कंप्लीटली और एब्सोल्यूट कंट्रोल एस्टैब्लिश करना होगा। कोई भी सेक्ट हमारे आगे खड़ा नहीं होना चाहिए। लियांग तियानफैंग ये आर्डर सुनकर थोड़ा हैरान होता है, पर वो तुरंत बिना किसी सवाल के इस आर्डर को एक्सेप्ट कर लेता है। इसके बाद एंसेस्टर अकेले में आसमान की तरफ देखते हुए अपने दिमाग में सोचता है कि उसने पिछले 4000 सालों तक इस लोअर रेल्म में बहुत सफर किया है और बहुत रेस्ट्रिक्शंस झेली हैं। पर अब जब उसके पास ये पावरफुल ब्यूरियल इमॉर्टल पगोडा सिस्टम है जिसका कनेक्शन सीधा 10,000 रेल्म से है, तो वो इस बार पीछे नहीं हटेगा।
वो इस बार अपनी युनियांग लियांग फैमिली को पर्सनली लीड करेगा और उन सभी गॉड्स और डीमंस का सामना करेगा जो उसके रास्ते में रुकावट बनेंगे। उसका अल्टीमेट गोल अपर रेल्म्स में असेंड करना, ताइचू प्रोफाउंड गोल्ड हासिल करना और इमॉर्टैलिटी अचीव करना था। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि एंसेस्टर अपनी पूरी आर्मी के साथ तियानजुए सेक्ट के मेन बेस पर पहुंच चुका था। ये सेक्ट एक बहुत ही ऊंचे और मैसिव पहाड़ पर स्थित था और इसके चारों तरफ एक बहुत ही थिक और गोल्डन एनर्जी बैरियर लगा हुआ था जो पूरे सेक्ट को प्रोटेक्ट कर रहा था। ये बैरियर पिछले वाले बैरियर से कहीं ज्यादा स्ट्रॉन्ग और कॉम्प्लेक्स लग रहा था। लियांग तियानफेंग आगे आकर एंसेस्टर को रेस्पेक्टफुली बताता है कि ये तियानजुए सेक्ट का मेन डिफेंस बैरियर है जो जमीन की डीप अर्थ वेन्स के साथ डायरेक्टली कनेक्टेड है। इसे बाहर से फोर्स के साथ तोड़ना बहुत ही मुश्किल काम है। वो सजेस्ट करता है कि हम अपनी आर्मी का एक बैटल फॉर्मेशन बनाकर इस पर लगातार अटैक करते हैं। इस तरह से हम इस बैरियर की एनर्जी को धीरे धीरे एग्जॉस्ट कर देंगे और कुछ ही दिनों में ये अपने आप टूट जाएगा। पर एंसेस्टर को ये स्लो आइडिया बिल्कुल पसंद नहीं आता। वो कहता है कि मेरे पास सिर्फ 3 साल की जिंदगी बची है और मेरे लिए एक एक दिन बहुत कीमती है। मैं इस बैरियर को तोड़ने में अपने दिन वेस्ट नहीं कर सकता। वो अपनी आर्मी को लाउडली आर्डर देता है कि सब लोग तुरंत 10 माइल पीछे हट जाओ। आर्मी तुरंत एंसेस्टर का आर्डर मानकर पीछे हट जाती है। एंसेस्टर आगे बढ़ता है और अपने राइट हाथ की मुट्ठी बनाता है। उसकी मुट्ठी पर एक बहुत ही इंटेंस और ब्लाइंडिंग गोल्डन एनर्जी तेजी से ग्लो करने लगती है। वो बिना किसी हेजिटेशन के आगे बढ़ता है और एक बहुत ही पावरफुल पंच उस मैसिव गोल्डन बैरियर पर मारता है। बूम! एक बहुत ही डेफनिंग और लाउड आवाज आती है और वो बैरियर जो अर्थ वेन से कनेक्टेड था एक ही सेकंड में कांच की तरह चटक कर बिखर जाता है। इस सिंगल पंच की शॉकवेव इतनी स्ट्रॉन्ग थी कि पूरा पहाड़ और जमीन हिलने लगती है। लियांग, तियानफेंग और बाकी सभी आर्मी मेंबर्स इस रॉ और अनबिलीवेबल पावर को देखकर पूरी तरह से दंग रह जाते हैं। बैरियर के टूटने के फौरन बाद एंसेस्टर अपनी आर्मी को आर्डर देता है कि अंदर घुस जाओ। जो भी हमारा विरोध करे या लड़ने की कोशिश करे उसे जान से मार दो और इनके सभी ट्रेजरीज, स्क्रिप्चर, पवेलियंस और स्पिरिट हर्ब गार्डन्स को सील कर दो। आर्मी तुरंत एक्शन में आती है और तियानजुए सेक्ट के अंदर चार्ज कर देती है। वहाँ पर जो भी बचे हुए लोग थे उन्हें आसानी से डिफीट कर दिया जाता है और पूरे सेक्ट पर लियांग फैमिली का कब्जा हो जाता है। इसके बाद हम देखते हैं कि एंसेस्टर खुद चलकर तियानजुए सेक्ट के मेन ट्रेजरी रूम में जाता है। ये रूम बहुत बड़ा था और इसमें बहुत सारे रेयर आइटम्स, वेपन्स और ट्रेजर्स रखे हुए थे। एंसेस्टर एक एक करके उन आइटम्स को देखता है पर उसे इन लोअर रेल्म के आइटम्स में कुछ भी काम का नहीं लगता। तभी उसकी नजर एक छोटे से अजीब से ब्लैक स्टोन पे पड़ती है जो एक बॉक्स में रखा था। वो उस स्टोन को उठाता है और उसे ध्यान से देखता है। सिस्टम तुरंत उस स्टोन को एनालाइज करता है और बताता है कि इसमें ताइचू प्रोफाउंड गोल्ड की बहुत ही वीक ऑरा डिटेक्ट हुई है। दरअसल ये एक एंशिएंट टेलीपोर्टेशन एरे का ब्रोकन फ्रैगमेंट था जो सीधा ताइचू रेल्म से बिलोंग करता था। सिस्टम बताता है कि इस फ्रैगमेंट में इतना मटेरियल नहीं है कि होस्ट के रूट बोन को अपग्रेड किया जा सके। पर एंसेस्टर इस इन्फॉर्मेशन से निराश नहीं होता। वो समझ जाता है कि ये फ्रैगमेंट एक बहुत बड़ा क्लू है। वो सोचता है कि अगर उसे इस टेलीपोर्टेशन एरे का पूरा सेटअप और बाकी फ्रैगमेंट्स मिल जाए तो वो उस एंशिएंट एरे को फिक्स करके हायर रेल्म्स में ट्रैवल कर सकता है। वहाँ पर उसे जरूर ताइचू प्रोफाउंड गोल्ड मिल जाएगा जिससे वो अपनी 3 साल की लाइफ स्पैन की प्रॉब्लम को हमेशा के लिए सॉल्व कर सकेगा। कुछ देर बाद लियांग तियानफेंग वहाँ आता है और खुशी से रिपोर्ट करता है कि एंसेस्टर, हमने तियानजुए सेक्ट को पूरी तरह से क्लियर कर लिया है। इनके पास इतने मैसिव रिसोर्सेज थे जो हमारी फैमिली के लिए बहुत यूजफुल होंगे। इन रिसोर्सेज का यूज करके हम आने वाले वक्त में कम से कम 10 नए नेसेंट सोल कल्टिवेटर्स प्रोड्यूस कर सकते हैं। ये हमारी फैमिली की ओवरऑल पावर को बहुत ज्यादा बढ़ा देगा। पर इस अच्छी खबर के साथ लियांग तियानफेंग के चेहरे पर एक डीप टेंशन भी थी। वो बताता है कि हमारे स्पाइस ने एक बहुत ही बुरी खबर दी है। युनियांग रीजन के बाकी 3 सबसे बड़े सेक्ट्स, जिनके नाम जुआनमिंग कल्ट, मैड सेबर सेक्ट और मून कंसीलिंग वैली हैं, उन्होंने हमारे खिलाफ एक अलायंस बना लिया है। उन्होंने अपनी 1 लाख कल्टीवेटर्स की एक मैसिव और वेल इक्विप्ड आर्मी को हमारी युनियांग माउंटेन रेंज के चारों तरफ डिप्लॉय कर दिया है और हमें घेर लिया है। इन तीनों सेक्ट्स के गॉड ट्रांसफॉर्मेशन रेल्म के एंसेस्टर्स ने एक साथ मिलकर एक जॉइंट सीक्रेट मीटिंग की है और उन्होंने आपको एक इनविटेशन भेजा है। लियांग तियानफेंग अपने हाथ में 3 ग्लोइंग टोकन्स दिखाता है जो उन तीनों सेक्ट्स की तरफ से आए थे। वो कहता है कि उन्होंने आपको बाउंड्री स्टेले पर आकर बात करने के लिए बुलाया है। पर ये कोई नॉर्मल मीटिंग नहीं लग रही है। ऐसा लग रहा है कि वो हम पर प्रेशर डालने और हमें धमकाने की कोशिश कर रहे हैं। उनका इरादा बिल्कुल भी ठीक नहीं है। एंसेस्टर उन ग्लोइंग टोकन्स को देखता है और उसके चेहरे पर एक बहुत ही कॉन्फिडेंट और फियरलेस स्माइल आती है। वो कहता है कि ठीक है, अगर वो मिलना चाहते हैं तो उन्हें आने दो, मैं उनसे कल मिलूंगा। इसके बाद वो लियांग तियानफेंग से कहता है कि तुमने यहाँ से जो भी हाई ग्रेड कल्टीवेशन टेक्निक्स कलेक्ट की हैं, वो सब तुरंत मुझे ला कर दो। लियांग तियानफेंग तुरंत कुछ ग्लोइंग जेड स्लिप्स निकाल कर देता है। एंसेस्टर एक शांत केव में ध्यान लगाने बैठ जाता है। उसके सामने वो सभी जेड स्लिप्स हवा में फ्लोट कर रही थी। वो उनमें से एक टेक्निक को सिलेक्ट करता है जिसका नाम ब्लड शैडो शील्ड था। ये एक अर्थ ग्रेड की लो लेवल टेक्निक थी। एंसेस्टर अपने ब्यूरल इमॉर्टल पगोडा सिस्टम को यूज करता है।
सिस्टम इस टेक्निक को डीपली एनालाइज करता है और उसकी सभी कमियां निकालकर उसे अपग्रेड करना शुरू करता है। सिस्टम बताता है कि इस अपग्रेड प्रोसेस में थोड़ी स्पिरिचुअल एनर्जी कंज्यूम होगी। एंसेस्टर इसके लिए तुरंत अग्री करता है। कुछ ही सेकंड्स में पगोडा की इनक्रेडिबल पावर से वो लो लेवल टेक्निक एक बहुत ही पावरफुल और फ्लॉलेस हेवन ग्रेड अल्टीमेट टेक्निक में ट्रांसफॉर्म हो जाती है। इस नई टेक्निक का नाम वॉइड शिफ्टिंग आर्ट था। एंसेस्टर इस सिस्टम की इस अनबिलीवेबल पावर को देखकर खुद भी अमेज्ड था। वो सोचता है कि जब तक उसके पास सफिशिएंट स्पिरिचुअल एनर्जी है, वो इस सिस्टम की मदद से किसी भी ऑर्डिनरी स्किल को एक डिवाइन और गॉड लेवल स्किल में इजिली बदल सकता है। अब सीन शिफ्ट होकर एक बहुत ही ऊंची और खूबसूरत जगह पर जाता है, जहां आसमान में क्लाउड्स फ्लोट कर रहे थे और माहौल बहुत ही टेंस था। यहाँ पर 3 बहुत ही मैसिव और ग्रैंड थ्रोन्स हवा में तैर रहे थे। इन थ्रोन्स पर उन तीनों अलाइड सेक्ट्स के पावरफुल एंसेस्टर्स बैठे हुए थे। उनके पीछे उनकी 1 लाख कल्टिवेटर्स की पूरी आर्मी फॉर्मेशन बनाए खड़ी थी। ये नजारा बहुत ही एपिक और इंटिमिडेटिंग था। इनमें से एक एंसेस्टर जिसके सफेद बाल थे, वो बहुत ही ओवर कॉन्फिडेंस के साथ कहता है कि उस लियांग फैमिली के बूढ़े एंसेस्टर ने 4000 साल की उम्र गुजार ली है। कल उसने जिस तरह से तियानजुए सेक्ट को अकेले डिस्ट्रॉय किया, वो जरूर उसने अपनी बची हुई लाइफ फोर्स को बर्न करके किया होगा। अब वो पूरी तरह से एग्जॉस्ट हो चुका होगा और उसके पास लड़ने की कोई ताकत नहीं बची होगी। दूसरा एंसेस्टर जो एक मस्कुलर वॉरियर लग रहा था और जिसके हाथ में एक बड़ी सी तलवार थी, वो इस बात से अग्री करता है और कहता है कि हाँ, वो अभी अपनी आखिरी सांसें गिन रहा होगा और उसकी हालत बहुत खराब होगी। तीसरी एंसेस्टर एक फीमेल थी जो बहुत ही काम और कनिंग लग रही थी। वो कहती है कि अगर वो सच में एक पेपर टाइगर बन चुका है और उसके पास कोई पावर नहीं बची है, तो हम आज ही उसकी यूनियांग फैमिली के सारे रिसोर्सेज और उनकी टेरिटरी को आपस में बराबर बांट लेंगे। पर अगर उसके पास अभी भी कुछ पावर बची हुई है और वो फाइट बैक करने की कोशिश करता है, तो हम अपनी इस 1 लाख स्ट्रॉन्ग आर्मी का फॉर्मेशन यूज करेंगे और उसे तब तक एग्जॉस्ट करेंगे जब तक वो मर नहीं जाता। उनका प्लान बहुत ही क्लियर था कि आज वो लियांग फैमिली को खत्म करके ही रहेंगे। उनकी ये ओवर कॉन्फिडेंट प्लानिंग चल ही रही होती है कि तभी उनके सामने के आसमान में क्लाउड्स अचानक से फटने लगते हैं और एक बहुत ही पावरफुल स्पैटियल फ्लक्चुएशन होती है। एक बड़ा सा पोर्टल ओपन होता है और उसमें से वही यंग लियांग एंसेस्टर हवा में चलते हुए बाहर आता है। उसके ठीक पीछे लियांग तियानफेंगी भी था। एंसेस्टर बहुत ही काम, स्टेडी और कॉन्फिडेंट लग रहा था। उसने अपने दोनों हाथ पीछे बांधे हुए थे और उसकी आंखों में उन तीनों एंसेस्टर्स और उनकी आर्मी के लिए सिर्फ एक डिसरिगार्ड था। वो उनके सामने हवा में आकर खड़ा हो जाता है और उनकी इस मैसिव आर्मी को देखता है। इन तीनों सेक्ट्स के लीडर्स और उनकी मैसिव आर्मी जब इस यंग एंसेस्टर को अपने सामने हवा में इस तरह से अचानक अपीयर होते हुए देखते हैं, तो उनके चेहरों पर एक हैरानी और कंफ्यूजन साफ नजर आती है। उन्हें बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा था कि ये लियांग फैमिली का बूढ़ा एंसेस्टर जो मरने वाला था, वो अचानक से इतना यंग, फिट और पावरफुल कैसे लग रहा है। उनकी आर्मी में भी थोड़ी टेंशन फैल जाती है। उनमें से वो सफेद बालों वाला तियानजुए सेक्ट का अलाइड लीडर जो बहुत ही एरोगेंट लग रहा था, वो अपनी स्पिरिचुअल सेंस का यूज करता है और एंसेस्टर की बॉडी को ध्यान से स्कैन करता है। स्कैन करने के बाद वो थोड़ा चौंक कर कहता है कि इसके अंदर तो मौत की कोई ऑरा ही नहीं है। इसकी लाइफ फोर्स तो बिल्कुल प्योर, फ्रेश और स्ट्रॉन्ग लग रही है। ऐसा लग रहा है जैसे इसने कोई नई जिंदगी पाली हो। तभी वो बीच में अपने थ्रोन पर बैठी हुई फीमेल लीडर जो बहुत ही कनिंग लग रही थी, वो आगे आती है और बहुत ही चालाकी और मीठी आवाज में कहती है कि कल जब तियानजुए सेक्ट ने अचानक से आपकी लियांग फैमिली पर हमला किया था, तो हम लोग आपकी मदद के लिए अपनी ये पूरी आर्मी लेकर निकल पड़े थे ताकि आपको बचा सके और आपका साथ दे सके। पर हमें बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि लियांग फैमिली के एंसेस्टर इतने पावरफुल हैं और उन्होंने अकेले ही सब कुछ इतनी आसानी से संभाल लिया। आज हम तीनों सेक्ट्स यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं सिर्फ आपको इस जीत की बधाई देने के लिए और आपसे दोस्ती करने के लिए। उसकी ये झूठी और बनावटी बातें सुनकर वो सफेद बालों वाला लीडर अपनी जगह से खड़ा होता है और उस फीमेल लीडर की बात काटते हुए बहुत ही एरोगेंस के साथ कहता है कि हम सब यहाँ पर हजारों साल पुराने खिलाड़ी हैं, इसलिए ये दिखावा करने की कोई जरूरत नहीं है। सीधी बात करते हैं। वो एंसेस्टर की तरफ पॉइंट करके कहता है कि तुमने इस रीजन का जो बैलेंस था उसे पूरी तरह से तोड़ दिया है। तियानजुए सेक्ट के पास जितने भी रिसोर्सेज थे वो तुम अपने पास रख सकते हो, पर इस रीजन की जो 3 सबसे बड़ी और मेन स्पिरिट वेन्स हैं, उनमें से 2 वेन्स तुम्हें अभी इसी वक्त हमारे हवाले करनी पड़ेंगी। ये हमारी डिमांड है। वो फीमेल लीडर अपनी 1 लाख कल्टिवेटर्स की मैसिव आर्मी की तरफ इशारा करते हुए कहती है कि ये आर्मी हमारी सिंसियरिटी है, इसलिए हमारी बात मान लेने में ही तुम्हारी भलाई है। नीचे जमीन पर खड़ा लियांग तियानफेंगी उनकी ये बातें सुनकर बहुत गुस्से में आ जाता है। वो जोर से चिल्लाते हुए कहता है कि ये तो खुलेआम लूट मार है और तुम लोग हमें धमकाने की कोशिश कर रहे फॉक्स। ये क्लियर अल्टीमेटम है जो तुम हम पर थोपना चाहते हो, लेकिन हमारा एंसेस्टर इन तीनों सेक्ट लीडर्स की इन धमकियों और बातों पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रहा था। वो इन तीनों गॉड ट्रांसफॉर्मेशन रेल्म के लीडर्स को देखकर बहुत ही बोर और अनइम्प्रेस्ड फील कर रहा था। वो एक ठंडी सांस लेता है और उनकी तरफ देखते हुए कहता है कि तुम लोगों का लेवल और सोच बहुत ही लो है। तुम लोग मुझे उन कुत्तों की तरह लग रहे हो जो किसी गंदी नाली में गिरे हुए खाने के लिए आपस में लड़ते हैं और एक दूसरे को काटते हैं। तुम्हारी इन छोटी छोटी बातों और लालच में मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं है। ये बोलकर एंसेस्टर अपने
अपने हाथ में वही छोटा सा ग्लोइंग ब्लैक स्टोन निकालता है जो उसे तियानजुए सेक्ट की मेन ट्रेजरी से मिला था, जिसमें ताइचू प्रोफाउंड गोल्ड की ऑरा थी। वो उस स्टोन को हवा में आगे करता है और उन तीनों से पूछता है कि मैं तुमसे एक सवाल पूछता हूँ, क्या तुमने इस रेयर मटेरियल को पहले कभी देखा है या इसके बारे में कुछ जानते हो? वो सफेद बालों वाला लीडर ये देखकर बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है। वो कहता है कि तू ये क्या फालतू चीज दिखा रहा है, तू हमें बेवकूफ बनाने की कोशिश कर रहा है। अगर आज तूने वो स्पिरिट वेन्स हमारे हवाले नहीं की तो तेरी इस लियांग फैमिली का नाम ओ निशान इस दुनिया से हमेशा के लिए मिट जाएगा। एंसेस्टर उसकी इस लंबी धमकी को सुनकर थोड़ा सा अपना सिर हिलाता है और सिर्फ एक शब्द कहता है, नॉइजी। और अगले ही सेकंड बिना किसी वार्निंग के एंसेस्टर अपनी जगह से एक फ्लैश की तरह गायब होता है और सीधा उस सफेद बालों वाले लीडर के बिल्कुल सामने उसके थ्रोन पर अपीयर होता है। उस लीडर को रिएक्ट करने या अपनी पावर यूज करने का एक सेकंड का भी मौका नहीं मिलता और एंसेस्टर उसका गला बहुत ही जोर से पकड़कर उसे हवा में उठा लेता है। एंसेस्टर अपने दूसरे हाथ से एक अजीब सी डार्क पर्पल एनर्जी रिलीज करता है और उस एनर्जी को उस लीडर के सिर पर रख देता है। हम देखते हैं कि उस लीडर की पूरी लाइफ फोर्स, उसकी स्पिरिचुअल एनर्जी और उसकी सोल एक ही झटके में एंसेस्टर के हाथ में अब्सॉर्ब होने लगती है। वो पावरफुल लीडर दर्द के मारे चिल्ला भी नहीं पाता और देखते ही देखते उसकी पूरी बॉडी एक सूखी हुई और डार्क लाश में बदल जाती है। एंसेस्टर उसकी उस लाश को एक कचरे की तरह नीचे हवा में फेंक देता है। अपने सबसे पावरफुल साथी को इस तरह से एक ही सेकंड में मरते देखकर बाकी दोनों लीडर्स और उनकी पूरी 1 लाख कल्टिवेटर्स की आर्मी डर के मारे पूरी तरह से कांपने लगती है। उनका सारा ओवर कॉन्फिडेंस पल भर में डर में बदल जाता है। उन्हें साफ समझ आ जाता है कि ये एंसेस्टर उनके लेवल से कहीं ज्यादा ऊपर है और वो इसके सामने 1 मिनट भी नहीं टिक सकते। वो तुरंत अपनी बड़ी बड़ी फ्लाइंग शिप्स को पीछे की तरफ मोड़ते हैं और वहाँ से तेजी से भागने की कोशिश करते हैं, पर एंसेस्टर उन्हें इस तरह से भागते हुए देखकर बहुत ही ठंडी और खतरनाक आवाज में कहता है कि जब तुमने इस मटेरियल को देखा ही नहीं है तो फिर तुम सब यहीं पर मर जाओ। वो अपने दोनों हाथों को आगे करता है और बहुत ही तेजी से कॉम्प्लेक्स हैंड सील्स बनाता है। उसके हाथों से रेड एनर्जी निकलने लगती है और वो अपना वही खतरनाक और मैसिव अटैक असुरा हेल सील एक्टिवेट करता है। जैसे ही ये सील एक्टिवेट होती है, आसमान का रंग पूरी तरह से बदल जाता है और वहाँ एक बहुत बड़ा और टेरिफाइंग रेड कलर का स्विर्लिंग वॉर्टेक्स ओपन हो जाता है। इस वॉर्टेक्स के अंदर से एक बहुत ही मैसिव और गॉड लाइक रेड एनर्जी हैंड नीचे की तरफ तेजी से आता है। ये जायंट हैंड उन भागती हुई फ्लाइंग शिप्स और उस पूरी आर्मी पर इतनी बुरी तरह से और इतने हेवी प्रेशर के साथ गिरता है कि वहाँ पर एक बहुत बड़ा और डेफनिंग धमाका होता है जिसकी आवाज मीलों तक सुनाई देती है। जमीन पूरी तरह से फट जाती है और चारों तरफ सिर्फ तबाही, आग और धूल का मंजर था। वो मस्कुलर लीडर जो पहले बहुत एरोगेंस दिखा रहा था, वो अब डर के मारे अपनी बड़ी सी तलवार और चेन्स का यूज करके इस जायंट हैंड को रोकने की पूरी कोशिश करता है, पर उसकी पावर इस गॉड लेवल अटैक के आगे बिल्कुल जीरो थी। उसकी तलवार और चेन्स पल भर में टूट जाती हैं और वो भी अपनी आर्मी के साथ इस जायंट हैंड के नीचे एक कीड़े की तरह क्रश हो जाता है। जब धूल थोड़ी छंटती है तो हम देखते हैं कि वहाँ पर उन तीनों सेक्ट्स की 1 लाख कल्टिवेटर्स की पूरी आर्मी और उनकी मैसिव ट्रेजर शिप्स का पूरी तरह से सफाया हो चुका था। उनका वहाँ कोई निशान तक नहीं बचा था और पूरा बैटलफील्ड एक खंडहर में बदल चुका था। सिर्फ वो फीमेल लीडर जिंदा बची थी और वो डर के मारे जमीन पर अपने घुटनों के बल बैठी हुई थी। वो बुरी तरह से कांप रही थी और रोते हुए एंसेस्टर से अपनी जान की भीख मांगती है। वो अपने सिर को जमीन पर रगड़ते हुए कहती है कि मुझे माफ कर दीजिए, मैं अपनी लाइफ सोल आपको पूरी तरह से सरेंडर करती हूँ और आज से मैं और मेरा सेक्ट लियांग फैमिली की गुलाम बनकर रहेंगे। पर एंसेस्टर उसकी इन बातों से बिल्कुल भी इम्प्रेस नहीं होता और उसकी तरफ एक बहुत ही कोल्ड और इमोशनलेस लुक देता है। इस एपिक फाइट और दुश्मनों के सफाई के बाद सीन पूरी तरह से शिफ्ट होता है और हम एक बहुत ही डार्क और टेरिफाइंग जगह का नजारा देखते हैं। आसमान में बहुत ही घनघोर काले बादल छाए हुए थे और वहाँ लगातार खतरनाक बिजलियां नीचे ओशन पर गिर रही थी। नीचे एक बहुत ही टर्बुलेंट, काला और डेंजरस ओशन था जिसके बारे में कहा जाता था कि ये केओस स्टार सी है, जहाँ आम कल्टिवेटर्स आने की हिम्मत भी नहीं करते क्योंकि यहाँ का माहौल बहुत ही डेडली था। एंसेस्टर हवा में एक रेड लाइट की बीम की तरह तेजी से उड़ते हुए इस ओशन के ऊपर से गुजर रहा था। उसकी मंजिल इस ओशन के बिल्कुल सेंटर में मौजूद एक बहुत ही डीप और मैसिव व्हर्लपूल था जिसे फालन इमॉर्टल वैली कहते थे। ये एक बहुत ही बड़ा और खतरनाक वोर्टेक्स था जिसके अंदर से डार्क एनर्जी निकल रही थी और पानी तेजी से घूम रहा था। एंसेस्टर इस व्हर्लपूल के ठीक ऊपर आकर हवा में रुकता है। उसकी आंखों में एक अजीब सा डिटर्मिनेशन और फोकस था। वो अपने दिल में सोचता है कि उसके पास अब सिर्फ 3 साल की जिंदगी बची है और उसकी हर एक सांस एक काउंटडाउन की तरह तेजी से कम हो रही है। उसे किसी भी हालत में अपनी लाइफ बचाने के लिए ताइचू प्रोफाउंड गोल्ड हासिल करना ही होगा, चाहे उसके सामने कोई भी खतरा क्यों ना आए। ये सोचकर वो बिना किसी डर या हेजिटेशन के उस मैसिव और टेरिफाइंग व्हर्लपूल के अंदर सीधा डाइव लगा देता है। व्हर्लपूल के अंदर का माहौल बाहर से भी ज्यादा खतरनाक था। चारों तरफ तेजी से घूमता हुआ डार्क पानी
स्पैटियल क्रैक्स और डेंजरस लाइटनिंग स्ट्राइक्स थी जो किसी को भी पल भर में डिस्ट्रॉय कर सकती थी। पर एंसेस्टर अपनी पावर और शील्ड का यूज करके इन सभी खतरों को आसानी से बाईपास करता हुआ सीधा नीचे उस डीप एबिस में पहुंच जाता है। नीचे पहुंचते ही वो देखता है कि इस अंधेरी खाई के अंदर एक बहुत ही बड़ी एंशिएंट और ग्लोइंग सिटी हवा में फ्लोट कर रही थी। ये नजारा बहुत ही अनएक्सपेक्टेड था क्योंकि इस सुनसान जगह पर ऐसी सिटी का होना अजीब था। तभी उस एंशिएंट सिटी के ऊपर से एक बहुत ही एरोगेंट और लाउड आवाज आती है जो कहती है कि इस जगह को अब सेंट्रल हेवन डोमेन के शेंजियाओ सेक्ट ने पूरी तरह से अपने कब्जे में ले लिया है। तुम चाहे किसी भी रीजन से आए हो, तुरंत यहाँ से 5000 माइल दूर चले जाओ, वरना इसका अंजाम बहुत बुरा होगा और तुम जिंदा वापस नहीं जाओगे। ये आवाज उस सेक्ट के एक यंग लीडर की थी जो अपनी एक बहुत बड़ी और ग्रैंड गोल्डन फ्लाइंग शिप पर अपने हजारों कल्टिवेटर्स की आर्मी के साथ खड़ा था। एंसेस्टर उस यंग लीडर को अपनी स्पिरिचुअल सेंस से स्कैन करता है और देखता है कि वो सिर्फ गॉड ट्रांसफॉर्मेशन रेल्म के मिडिल स्टेज पर है और उसके पास कोई भी हाई लेवल डिफेंसिव स्पिरिट ट्रेजर नहीं है। एंसेस्टर उसकी इस धमकी को सुनकर बहुत ही कामली और बिना किसी डर के कहता है कि मैंने ठीक से सुना नहीं, तुमने क्या कहा? वो यंग लीडर एंसेस्टर का ये फियरलेस एटीट्यूड देखकर बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाता है। वो अपनी एक ग्लोइंग पर्पल लाइटनिंग स्वॉर्ड निकालता है और कहता है कि लगता है तुमने सेंट्रल हेवन डोमेन और हमारे शेंजियाओ सेक्ट का नाम नहीं सुना है। मैं सिर्फ 3 तक गिनूंगा, अगर तुम यहाँ से नहीं गए तो तुम्हारी मौत पक्की है। पर एंसेस्टर अपनी जगह से 1 इंच भी नहीं हिलता और उसे घूरता रहता है। यंग लीडर गुस्से में अपनी स्वॉर्ड को हवा में जोर से वेव करता है और एक बहुत ही मैसिव और डिस्ट्रक्टिव पर्पल लाइटनिंग ड्रैगन रोर करता हुआ एंसेस्टर की तरफ तेजी से बढ़ता है। ये अटैक देखने में बहुत ही पावरफुल लग रहा था और इसने चारों तरफ की हवा को बर्न कर दिया था। लेकिन जैसे ही ये खतरनाक पर्पल ड्रैगन एंसेस्टर के बिल्कुल पास पहुंचता है और उसे हिट करने वाला होता है, एंसेस्टर बिल्कुल रिलैक्स रहते हुए अपनी सिर्फ 2 उंगलियां आगे करता है। वो उन 2 उंगलियों से उस मैसिव ड्रैगन के अटैक को आसानी से रोक लेता है और अगले ही सेकंड अपनी उंगलियों के स्लाइट प्रेशर से उस ड्रैगन और उस यंग लीडर की रेयर पर्पल स्वॉर्ड को कांच की तरह चटक कर तोड़ देता है। ये अनबिलीवेबल नजारा देखकर वो यंग लीडर पूरी तरह से शॉक्ड रह जाता है कि उसकी इतनी पावरफुल स्वॉर्ड एक लोअर रेल्म के कल्टिवेटर ने सिर्फ 2 उंगलियों से कैसे तोड़ दी। वो गुस्से और हैरानी में चिल्लाता है कि तुमने मेरे सेक्ट के प्रेशियस ट्रेजर को तोड़ दिया, अब मैं तुम्हें किसी भी हालत में जिंदा नहीं छोड़ूंगा। वो तुरंत अपनी आर्मी को अटैक करने और एंसेस्टर को कैप्चर करने का ऑर्डर देता है। उसके सभी कल्टिवेटर्स अपनी स्वॉर्ड्स निकालकर एक कॉम्प्लेक्स एरे फॉर्मेशन बनाने लगते हैं ताकि एंसेस्टर पर एक जॉइंट अटैक कर सके। पर एंसेस्टर इन सब में बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता था। वो ठंडी आवाज में कहता है कि मुझे बहुत जल्दी है और मेरे पास तुम्हारे साथ खेलने का वक्त नहीं है। ये बोलकर वो एक ब्लाइंडिंग गोल्डन लाइट की बीम में ट्रांसफॉर्म होता है और सीधा उस मैसिव गोल्डन फ्लाइंग शिप की तरफ फुल स्पीड में चार्ज कर देता है। उसकी स्पीड इतनी ज्यादा फास्ट थी कि किसी भी कल्टिवेटर को रिएक्ट करने या अपना फॉर्मेशन पूरा करने का मौका ही नहीं मिलता। एंसेस्टर सीधा उस शिप के बीच में से एक बुलेट की तरह गुजर जाता है। उसकी फिजिकल बॉडी इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग और इंडिस्ट्रक्टिबल थी कि उसने उस पूरी मैसिव गोल्डन शिप और उस पर मौजूद सभी कल्टिवेटर्स को एक ही झटके में पूरी तरह से ऑब्लिटरेट कर दिया। हवा में सिर्फ एक बहुत बड़ा एक्सप्लोजन होता है और वो शिप हजारों टुकड़ों में बिखर जाती है। वो यंग लीडर इस ब्लास्ट की वजह से बुरी तरह से इंजर्ड होकर हवा में उड़ता हुआ पीछे गिरता है और उसके मुंह से लगातार खून निकलने लगता है। वो डर, हैरानी और पेन में एंसेस्टर को देखते हुए कहता है कि तुम आखिर हो कौन? एक मिडिल स्टेज गॉड ट्रांसफॉर्मेशन कल्टिवेटर अपनी सिर्फ फिजिकल बॉडी का यूज करके एक टियर 7 की रेयर ट्रेजर शिप को इस तरह से कैसे तोड़ सकता है? ये किसी भी लोअर रेल्म के बॉडी कल्टिवेटर के बस की बात बिल्कुल नहीं है। एंसेस्टर बिना कुछ बोले धीरे धीरे उड़ते हुए उस इंजर्ड यंग लीडर के पास आता है और अपना हाथ उसके सिर पर रख देता है। वो तुरंत उस यंग लीडर की सोल को डीपली सर्च करना शुरू करता है ताकि उसे ताइचू प्रोफाउंड गोल्ड की एग्जैक्ट लोकेशन और इन्फॉर्मेशन मिल सके। सोल सर्च के दौरान एंसेस्टर के दिमाग में उस लीडर की मेमोरीज फ्लैश होती हैं और उसे पता चलता है कि इस शेंजियाओ सेक्ट ने ही इस फालन इमॉर्टल वैली में ताइचू प्रोफाउंड गोल्ड को डिस्कवर किया था और वो अपनी इस आर्मी के साथ इसे लेने आए थे। एंसेस्टर उस लीडर से ठंडी आवाज में कहता है कि तो तुम लोग यहाँ इस ताइचू प्रोफाउंड गोल्ड के लिए आए थे, पर अफसोस कि तुम लोग थोड़ा लेट हो गए। ये बोलकर एंसेस्टर अपनी एनर्जी रिलीज करता है और उस यंग लीडर को वहीं पर मार देता है। इसके बाद एंसेस्टर उस एबिस में और ज्यादा नीचे की तरफ उड़ने लगता है। काफी डीप जाने के बाद वो एक बहुत ही बड़ी, अंधेरी और मिस्टीरियस केव में एंटर करता है जहाँ जमीन पर चारों तरफ सिर्फ जायंट मॉन्स्टर्स और कल्टिवेटर्स की पुरानी हड्डियां बिखरी हुई थी। इस केव के बिल्कुल सेंटर में एक बहुत ही एंशिएंट और कॉम्प्लेक्स ऑल्टर बना हुआ था जो डार्क ब्लू लाइट से ग्लो कर रहा था। इस ऑल्टर के बिल्कुल सेंटर में एक बड़ा सा ब्लैक ग्लोइंग क्रिस्टल हवा में फ्लोट कर रहा था जिसमें से गोल्डन एनर्जी निकल रही थी। ये वही लेजेंडरी ताइचू प्रोफाउंड गोल्ड था जिसकी एंसेस्टर को इतने वक्त से तलाश थी। जैसे ही एंसेस्टर उस क्रिस्टल के ठीक सामने पहुंचता है, उसके
दिमाग में सिस्टम की मैकेनिकल आवाज आती है। सिस्टम अनाउंस करता है कि हाई प्योरिटी का ताइचू प्रोफाउंड गोल्ड सक्सेसफुली डिटेक्ट हो गया है और इसकी क्वांटिटी इतनी ज्यादा है कि होस्ट के रूट बोन को सक्सेसफुली और कम्प्लीटली अपग्रेड किया जा सकता है। सिस्टम स्क्रीन पर प्रॉम्प्ट करता है और पूछता है कि क्या होस्ट इस मटेरियल को अभी और इसी वक्त अब्सॉर्ब करना चाहता है। एंसेस्टर उस ग्लोइंग क्रिस्टल को देखते हुए एक गहरी सांस लेता है। वो अपने दिल में सोचता है कि उसने पिछले 4000 सालों तक इस लोअर रेल्म की कल्टीवेशन दुनिया में बहुत स्ट्रगल किया है, बहुत पेन सहा है और हमेशा अपनी मौत के डर के साए में जिया है। पर आज ये सब स्ट्रगल हमेशा के लिए खत्म होने वाला है। वो सिस्टम को कॉन्फिडेंटली कमांड देता है कि एब्जॉर्प्शन प्रोसेस तुरंत शुरू करो। एंसेस्टर आगे बढ़कर उस एंशिएंट एरे के बिल्कुल सेंटर में खड़ा हो जाता है और अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी से उस एरे को एक्टिवेट करता है। एरे एक्टिवेट होते ही जमीन से ग्लोइंग रेड एनर्जी लाइंस निकलकर उस ताइचू प्रोफाउंड गोल्ड को चारों तरफ से घेर लेती हैं। फिर सिस्टम की पावर से उस ब्लैक क्रिस्टल से बहुत ही प्योर, इंटेंस और पावरफुल गोल्डन एनर्जी निकलना शुरू होती है। ये गोल्डन एनर्जी सीधा एंसेस्टर की चेस्ट में तेजी से एंटर करने लगती है। कुछ ही देर में एब्जॉर्प्शन प्रोसेस पूरा हो जाता है और सिस्टम अनाउंस करता है कि ताइचू प्रोफाउंड गोल्ड सक्सेसफुली अब्सॉर्ब हो चुका है। इसके साथ ही एक बहुत बड़ा अपडेट आता है और ब्यूरियल इमॉर्टल पगोडा का सेकंड फ्लोर भी ओपन हो जाता है। सिस्टम बताता है कि रिपेयर का प्राइमरी टारगेट अचीव हो गया है और अब रूट बोन का मेन अपग्रेड प्रोसेस शुरू हो रहा है। हम देखते हैं कि एंसेस्टर की बॉडी हवा में फ्लोट करने लगती है और उसके अंदर का पूरा स्केलेटन ब्राइट गोल्डन लाइट से ग्लो करने लगता है। उसकी फिजिकल बॉडी अपनी एक्सट्रीम लिमिट्स को ब्रेक करती है और उसकी ऑर्डिनरी बोन्स धीरे धीरे एक बहुत ही सुप्रीम, फ्लॉलेस और लेजेंडरी होंगमेंग दाओ बोन में ट्रांसफॉर्म हो जाती हैं। ये एक ऐसी गॉड लेवल रूट बोन थी जो अपर रेल्म्स में भी मिलना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल और बहुत रेयर था। इस सक्सेसफुल अपग्रेड के फौरन बाद सिस्टम अनाउंस करता है कि अब होस्ट की लाइफ स्पैन को रिशेप और रिस्टोर किया जा रहा है। एंसेस्टर के दिल की धड़कन बहुत ही स्ट्रॉन्ग, लाउड और स्टेडी हो जाती है। उसकी बॉडी में एक नई, फ्रेश और बाउंडलेस लाइफ फोर्स तेजी से भर जाती है। सिस्टम स्क्रीन पर बताता है कि होस्ट को सक्सेसफुली 3000 साल की नई लाइफ स्पैन मिल चुकी है। ये खुशखबरी सुनकर एंसेस्टर की आंखों में एक बहुत ही इंटेंस और कॉन्फिडेंट चमक आती है। पर ये मिरेकल यहीं खत्म नहीं होता। रूट बोन के होंगमेंग दाओ बोन में अपग्रेड होते ही एंसेस्टर की रुकी हुई कल्टीवेशन लेवल भी बहुत तेजी से बढ़ने लगती है। वो गॉड ट्रांसफॉर्मेशन रेल्म के मिडिल स्टेज से सीधा लेट स्टेज में बिना किसी रुकावट के ब्रेक थ्रू करता है और फिर देखते ही देखते वो गॉड ट्रांसफॉर्मेशन रेल्म के बिल्कुल पीक यानी गॉड ट्रांसफॉर्मेशन कंप्लीट स्टेज पर पहुंच जाता है। उसकी ऑरा अब इतनी मैसिव, हेवी और टेरिफाइंग हो चुकी थी कि पूरी फॉलन इमॉर्टल वैली में हेवी भूकंप आने लगते हैं और आसपास के पत्थर हवा में उड़ने लगते हैं। एंसेस्टर अपने इस नए सुप्रीम पावर लेवल को फील करते हुए हवा में खड़ा होता है और कहता है कि 3000 साल की नई लाइफ स्पैन, होंगमेंग दाओ बोन और पीक गॉड ट्रांसफॉर्मेशन रेल्म। अब मेरे पास इतनी ज्यादा ताकत आ चुकी है कि मैं इन 10,000 रेल्म्स में किसी के भी सामने कॉन्फिडेंटली खड़ा हो सकूं और किसी से भी लड़ सकूं। अपनी इस नई और गॉड लाइक पावर के साथ एंसेस्टर उस डीप एबिस से तेजी से बाहर निकलता है और सीधा स्पेस यानी डार्क वॉइड में ट्रैवल करने लगता है। वॉइड में तेजी से उड़ते हुए एंसेस्टर देखता है कि सामने एक बहुत ही मैसिव, ग्लोइंग और ग्रैंड सिटी हवा में फ्लोट कर रही थी। ये वही अपर रेल्म की सिटी थी जहाँ से वो शेंजियाओ सेक्ट के लोग आए थे। एंसेस्टर इस ग्रैंड सिटी को देखकर बहुत ही मॉकिंग टोन में कहता है कि इन लोअर रेल्म के कीड़ों की सोच बहुत ही छोटी होती है। इन्होंने मेरे ताइची हेवन एरे को डिस्ट्रॉय करने की कोशिश की और मेरा ताइचू प्रोफाउंड गोल्ड चुराना चाहा। तभी अचानक से उस ग्रैंड सिटी के ठीक ऊपर एक बहुत ही जायंट, ग्लोइंग और गॉड लाइक गोल्डन फैंटम अपीयर होता है। ये फैंटम उस अपर रेल्म के किसी बहुत ही पावरफुल और हाई लेवल कल्टीवेटर का प्रोजेक्शन था। वो फैंटम अपनी बहुत ही भारी और एकोइंग आवाज में एंसेस्टर से कहता है कि अगर तुम चुपचाप वो ताइचू प्रोफाउंड गोल्ड हमारे हवाले कर दो तो मैं तुम्हारी इस लियांग फैमिली को एक इज्जत की मौत दूंगा और तुम्हें ज्यादा सफर नहीं करना पड़ेगा। एंसेस्टर उसकी ये ओवर कॉन्फिडेंट और एरोगेंट बात सुनकर जोर जोर से हंसने लगता है। वो कहता है कि तुम अपर रेल्म के लोगों को इस तरह से हवा में ऊंचाई पर बैठकर फालतू और बड़ी बड़ी बातें करने का बहुत शौक है, तुम बस बोलना जानते हो। वो जायंट फैंटम एंसेस्टर की इस बेइज्जती से बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाता है और वो अपनी एक बहुत बड़ी और ग्लोइंग उंगली एंसेस्टर की तरफ पॉइंट करता है। उस जायंट उंगली से एक बहुत ही मैसिव, ब्लाइंडिंग और डिस्ट्रक्टिव लाइटनिंग बीम सीधा एंसेस्टर पर तेजी से गिरती है। ये अटैक इतना ज्यादा पावरफुल था कि इसने आसपास के स्पेस और वॉइड को भी फाड़ दिया था। सिस्टम तुरंत एक रेड वार्निंग देता है कि एक हाई लेवल लॉ अटैक डिटेक्ट हुआ है, पर होस्ट का करंट कल्टीवेशन लेवल कम होने की वजह से इस कॉम्प्लेक्स अटैक को एनालाइज या डिड्यूस नहीं किया जा सकता।
पर एंसेस्टर इस वार्निंग को सुनकर बहुत ही फियरलेस और कॉन्फिडेंट होकर कहता है कि मुझे इस वीक अटैक को एनालाइज करने की कोई जरूरत ही नहीं है। वो अपने राइट हाथ की मुट्ठी बनाता है और उस जायंट लाइटनिंग फिंगर की तरफ फुल स्पीड में तेजी से उड़ता है। वो अपनी पूरी रॉ फिजिकल पावर और नई होंगमिंग दाओ बोन की ताकत के साथ उस जायंट फिंगर पर एक बहुत ही सॉलिड और अर्थ शैटरिंग पंच मारता है। बूम! एक बहुत ही डेफनिंग और मैसिव आवाज आती है और वो टेरिफाइंग लॉ अटैक एंसेस्टर के एक सिंगल पंच से किसी कांच की तरह चटक कर हजारों टुकड़ों में बिखर जाता है। वो जायंट फैंटम अपनी इस अल्टीमेट अटैक को इस तरह से फेल होते देखकर पूरी तरह से हैरान और शॉक्ड रह जाता है। वो डर के मारे कहता है कि ये इम्पॉसिबल है। किसी लोअर रेल्म के ऑर्डिनरी कल्टीवेटर की फिजिकल बॉडी इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग और इंडिस्ट्रक्टिबल कैसे हो सकती है? एंसेस्टर बिना एक सेकंड रुके अपने असुरा हेल सील को दोबारा से अपनी फुल पीक पावर के साथ एक्टिवेट करता है। स्पेस में एक बहुत बड़ा और टेरिफाइंग डार्क वॉर्टेक्स ओपन होता है और वहाँ से एक जायंट ग्लोइंग डार्क एनर्जी हैंड बाहर निकलता है। ये जायंट हैंड सीधा उस हवा में फ्लोट करते हुए जायंट फैंटम का गला बहुत जोर से पकड़ लेता है। फैंटम छूटने की बहुत कोशिश करता है और अपनी एनर्जी रिलीज करता है, पर उस डार्क हैंड की ग्रिप इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग थी कि वो उसे सीधा नीचे की तरफ खींच लेता है और पूरी तरह से क्रश कर देता है। उस फैंटम के डिस्ट्रॉय होते ही वहाँ पर एक छोटा सा ग्लोइंग ऑर्ब हवा में बचता है, जिसे एंसेस्टर तेजी से उड़कर अपने हाथ में पकड़ लेता है। एंसेस्टर उस ऑर्ब को ध्यान से देखते हुए कहता है कि इस ऑर्ब के अंदर अपर रेल्म यानी ताइजी हेवन के एग्जैक्ट क्रॉस रेल्म कोऑर्डिनेट्स मौजूद हैं। इसका क्लियर मतलब था कि अब एंसेस्टर जब भी चाहे इन कोऑर्डिनेट्स का यूज करके सीधा अपर रेल्म में ट्रैवल कर सकता था और उसे कोई रोक नहीं सकता था। तभी सिस्टम की आवाज उसके दिमाग में दोबारा आती है और वो ब्यूरियल इमॉर्टल पगोडा के नेक्स्ट स्टेज के रिपेयर टारगेट को अनाउंस करता है। सिस्टम बताता है कि अगला मेन गोल स्पिरिट बॉडी अपग्रेड है, जहां होस्ट की करंट जुआन हुआंग बैटल बॉडी को एक सुप्रीम और गॉड लेवल इमॉर्टल डीमन बॉडी में ट्रांसफॉर्म किया जाएगा। पर इस एक्सट्रीम और रेयर अपग्रेड के लिए एक बहुत ही स्पेशल और लेजेंडरी रिसोर्स की जरूरत पड़ेगी, जिसका नाम जियू मिंगे यानी 9 अंडरवर्ल्ड डार्क लिक्विड था। सिस्टम क्लियर करता है कि ये मटेरियल इस लोअर रेल्म में बिल्कुल भी एग्जिस्ट नहीं करता और इसे ढूंढना यहाँ नामुमकिन है। एंसेस्टर ये सुनकर थोड़ा सोच में पड़ जाता है, पर फिर वो एक कॉन्फिडेंट स्माइल के साथ कहता है कि इस लोअर रेल्म का ये छोटा सा तालाब अब मुझ जैसे ट्रू ड्रैगन के लिए बहुत छोटा पड़ गया है। मुझे अपनी पावर बढ़ाने के लिए अपर रेल्म्स में जाना ही होगा। पर उससे पहले उसने अपनी फैमिली को जो 3 साल का टारगेट सेट करके दिया था, उसे पूरा करना जरूरी था। वो दृढ़ निश्चय के साथ कहता है कि इन 3 सालों के अंदर मेरी लियांग फैमिली इस पूरे यूनियांग रीजन पर अपना एब्सोल्यूट राज करेगी। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम वापस से लियांग फैमिली के मेन हॉल के बाहर का नजारा देखते हैं, जहां पूरी फैमिली इकट्ठी थी। वहां पर लियांग, तियानफेंग और फैमिली के सभी मेन एल्डर्स और मेंबर्स खड़े थे। लियांग तियानफेंग के हाथ में कुछ ग्लोइंग जेड स्लिप्स थे और वो आगे आता है। वो बहुत ही डीप रेस्पेक्ट और खुशी के साथ एंसेस्टर को रिपोर्ट करता है। वो कहता है कि एंसेस्टर, आपने हमें जो 3 महीने का वक्त दिया था वो सक्सेसफुली पूरा हो चुका है। हमने इन 3 महीनों में तियानजुए सेक्ट, जुआनमिंग कल्ट और मैड सेबर सेक्ट को पूरी तरह से डिफीट करके अपने कब्जे में ले लिया है और उनके सभी रेयर रिसोर्सेज, वेपन्स और टेक्निक्स हमारी फैमिली की ट्रेजरी में ऐड हो चुके हैं। इसके अलावा इस पूरे यूनियांग डोमेन में जितनी भी 172 छोटी स्पिरिट वेन्स और 12 मीडियम स्पिरिट वेन्स थी, उन सभी पर हमने अपनी लियांग फैमिली के एरे फ्लैग्स लगा दिए हैं और उन पर अब हमारा एब्सोल्यूट और कंप्लीट कंट्रोल हो चुका है। ये सब सुनकर लग रहा था कि लियांग फैमिली अब इस लोअर रेल्म की सबसे पावरफुल, रिच और अनडिस्प्यूटेड फोर्स बन चुकी थी। सीन शिफ्ट होता है और हम सीधा लियांग फैमिली के मेन ग्रैंड हॉल के अंदर का नजारा देखते हैं, जहां माहौल बहुत ही ज्यादा सीरियस और टेंस था। एंसेस्टर अपने मैसिव थ्रोन पर बिल्कुल काम और इंटिमिडेटिंग तरीके से बैठा हुआ था। उसके सामने नीचे जमीन पर लियांग तियानफेंगी एक स्क्रॉल पढ़ते हुए रिपोर्ट दे रहा था। पर इस मीटिंग में एक और शख्स मौजूद था। ये वही यान्यू वैली की फीमेल लीडर थी, जो पिछली बैटल में डर के मारे घुटनों पर बैठकर अपनी जान की भीख मांग रही थी और जिसने सरेंडर किया था। वो अभी भी जमीन पर बुरी तरह से कांप रही थी और उसकी हालत बहुत खराब थी। लियांग तियानफेंगी बहुत ही सीरियस आवाज में रिपोर्ट करता है कि एंसेस्टर, यान्यू वैली के लोग हमारे आर्डर्स को ठीक से फॉलो नहीं कर रहे हैं। उनकी ये फीमेल लीडर बहाना बना रही है कि ये सीवियर इंजरीज की वजह से क्लोज डोर कल्टीवेशन में है और इस बहाने से वो अपनी यान्यू वैली की स्पिरिट वेन हमारे हवाले करने में लगातार डिले कर रही है। और सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे स्पाइज ने पता लगाया है कि ये लोग चुपके चुपके सेंट्रल हेवन डोमेन की बड़ी फोर्सेस से कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि वो उनसे मदद मांग सके और हमारे खिलाफ बगावत कर सके। ये सुनते ही वो फीमेल लीडर डर के मारे रोने लगती है और जल्दी से आगे आकर जमीन पर अपना सिर रगड़ते हुए कहती है कि एंसेस्टर, मुझ पर यकीन करें,
मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं है, ये सब झूठ है। सेंट्रल हेवन डोमेन के लोगों ने खुद हमसे कांटेक्ट करने की कोशिश की थी, पर हमने उन्हें कोई जवाब नहीं दिया। मैं आपके साथ पूरी तरह से लॉयल हूँ। पर एंसेस्टर उसकी इन बातों से बिल्कुल भी इम्प्रेस नहीं होता। उसकी आवाज बहुत ही ठंडी और इमोशनलेस थी। वो उस फीमेल लीडर की तरफ देखते हुए कहता है कि मैंने तुझे बोलने की इजाजत दी थी क्या? जैसे ही एंसेस्टर ये कहता है, एक बहुत ही हेवी और सफोकेटिंग प्रेशर उस फीमेल लीडर पर गिरता है। वो डर के मारे अपनी छाती पकड़ लेती है और उसके मुंह से एक बहुत ही बड़ा खून का फव्वारा निकलता है। उसकी बॉडी पर एक रेड ग्लोइंग मार्क अपीयर होता है और वो दर्द से तड़पने लगती है। एंसेस्टर उसकी इस हालत पर कोई रहम नहीं खाता। वो लियांग तियानफेंग की तरफ देखते हुए कहता है कि मैं पिछले 3 महीनों से यहाँ नहीं था और लगता है कि तुम्हारे हाथ बहुत नरम पड़ गए हैं। अगर कोई हमारे बनाए हुए रूल्स को फॉलो नहीं करता और हमारी बात नहीं मानता तो फिर उन्हें जिंदा रखने का क्या फायदा? एंसेस्टर तुरंत एक बहुत ही ब्रूटल और रूथलेस आर्डर देता है। वो कहता है कि बैटल हॉल के सभी लोगों को तुरंत यान्यू वैली लेकर जाओ। वहाँ पर जितने भी मेल कल्टीवेटर्स हैं उन सबको पूरी तरह से खत्म कर दो। किसी एक को भी जिंदा मत छोड़ना। और वहाँ की जितनी भी फीमेल कल्टीवेटर्स हैं उन सब की कल्टीवेशन और पावर्स को पूरी तरह से क्रिपल कर दो और उन्हें हमारी माइंस में मजदूरी करने के लिए भेज दो। ये सुनकर लियांग तियानफेंगी तुरंत बो करता है और इस आर्डर को एक्सेप्ट कर लेता है। इसके बाद एंसेस्टर उस जमीन पर तड़पती हुई फीमेल लीडर की तरफ दोबारा देखता है। वो अपने हाथ से एक स्लाइड सा इशारा करता है और एक अजीब सी डार्क एनर्जी रिलीज होती है। हम देखते हैं कि वो फीमेल लीडर पल भर में एक खून के चीथड़े में बदल जाती है और उसकी पूरी बॉडी ब्लास्ट होकर हवा में गायब हो जाती है। उसका वहाँ निशान तक नहीं बचता। एंसेस्टर बहुत ही कोल्डली कहता है कि इस तरह के कचरे को मैं नए साल तक जिंदा रखने का कोई शौक नहीं रखता। यूनियांग रीजन में अब सिर्फ एक ही आवाज गूंजेगी और वो मेरी होगी। जो भी हमारे रूल्स को नहीं समझेगा उसे इस दुनिया से हमेशा के लिए मिटा दिया जाएगा। लियांग तियानफेंग अपनी गलती मानता है और तुरंत अपनी आर्मी को लेकर इस आर्डर को पूरा करने के लिए वहाँ से निकल जाता है। इसके बाद सीन थोड़ा शांत होता है और हम देखते हैं कि एंसेस्टर अकेला एक बहुत ही ऊंची बालकनी पर खड़ा होकर आसमान की चमकती हुई स्टार्स और नीचे फैली हुई क्लाउड्स की लेयर को देख रहा था। उसके चेहरे पर एक बहुत ही डीप सोच थी और हवा उसके लंबे बालों को उड़ा रही थी। वो अपने कपड़ों के अंदर से एक बहुत ही अजीब सा और एंशिएंट ग्लोइंग रेड टोकन निकालता है। ये टोकन वही था जो उसने अपर रेल्म के उस जायंट फैंटम को डिस्ट्रॉय करके हासिल किया था। जैसे ही वो इस टोकन को अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी से एक्टिवेट करता है, उस टोकन से एक बहुत ही मैसिव और डिटेल्ड 3D मैजिकल मैप हवा में प्रोजेक्ट होने लगता है। ये मैप रेड और डार्क ब्लू लाइन से ग्लो कर रहा था और इसमें सेंट्रल हेवन डोमेन और उसके आसपास के सभी रीजन्स का पूरा जियोग्राफिकल लेआउट दिखाई दे रहा था। इस मैप में अलग अलग फोर्सेस, उनकी लोकेशंस और उनके टेरिटरीज मार्क की हुई थी। एंसेस्टर इस कॉम्प्लेक्स मैप को बहुत ही ध्यान से देखता है और उसके होंठों पर एक स्लाइट सी कॉन्फिडेंट स्माइल आती है। वो उस ग्लोइंग मैप को हवा में फ्लोट करते हुए देखता है और खुद से कहता है कि जैसा मैंने सोचा था बिल्कुल वैसा ही है। ये टोकन मेरे बहुत काम आने वाला है और ये आगे का रास्ता क्लियर करने में मेरी बहुत मदद करेगा। इस मैप की मदद से वो अपर रेल्म्स के रास्ते को आसानी से समझ सकता था। अब सीन पूरी तरह से शिफ्ट होता है और हमें एक बहुत ही डार्क, ग्लूमी और खतरनाक जगह का नजारा देखने को मिलता है। आसमान में बहुत ही घनघोर काले बादल छाए हुए थे और वहाँ लगातार खतरनाक पर्पल लाइटनिंग स्ट्राइक्स जोर जोर से गिर रही थी। ये जगह सेंट्रल हेवन डोमेन के सबसे पावरफुल और अनडिस्प्यूटेड ओवरलॉर्ड शेनजियाओ सेक्ट का मेन बेस था। ये पूरा सेक्ट एक बहुत ही मैसिव और ऊंचे पहाड़ पर बना हुआ था और इसकी बिल्डिंग्स बहुत ही डार्क, ग्रैंड और इंटिमिडेटिंग लग रही थी। हम इस सेक्ट के अंदर एक बहुत ही बड़े और अंधेरे हॉल में जाते हैं जिसे सोल लैंप हॉल कहा जाता था। यहाँ पर हजारों छोटी छोटी ग्लोइंग लैंप्स एक बहुत बड़े स्टैंड पर रखी हुई थी। ये लैंप्स इस सेक्ट के सभी इंपॉर्टेंट मेंबर्स और एल्डर्स की लाइफ फोर्स और सोल से डायरेक्टली कनेक्टेड थी। अगर कोई बाहर मारा जाता है तो उसकी लैंप यहाँ बुझ जाती है। अचानक से हम देखते हैं कि इन लैंप्स में से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लैंप जिसके ऊपर लेई जियान नाम लिखा हुआ था, वो बुरी तरह से फ्लिकर करने लगती है। उसकी फ्लेम अनस्टेबल हो जाती है और अगले ही सेकंड एक जोरदार आवाज के साथ वो लैंप कांच की तरह चटक कर टूट जाती है। उसकी फ्लेम पूरी तरह से बुझ जाती है, जिसका मतलब था कि एल्डर लेई जियान मारा जा चुका है। ये देखकर वहाँ ड्यूटी पर मौजूद एक यंग डिसाइपल डर के मारे बुरी तरह से कांपने लगता है। उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं और वो इतना ज्यादा घबरा जाता है कि वो भागते हुए जमीन पर बुरी तरह से गिर पड़ता है। वो जल्दी से उठता है और डर के मारे बाहर की तरफ भागता है। वो सीधा सेक्ट के मेन कोर्टयार्ड में जाता है जहाँ एक बहुत ही बड़ा और एंशिएंट ड्रम रखा हुआ था जिसे इमरजेंसी के वक्त यूज किया जाता था। वो अपने दोनों हाथों में ड्रम स्टिक्स लेता है और अपनी पूरी ताकत से उस ड्रम को पीटना शुरू करता है ताकि पूरे सेक्ट में इमरजेंसी अलार्म बजाया जा सके। ड्रम की हेवी और लाउड आवाज सुनकर पूरे शेनजियाओ सेक्ट में एक बहुत ही बड़ा पैनिक और टेंशन फैल जाती है। सभी कल्टिवेटर्स और एल्डर्स अलर्ट हो जाते हैं। इसके फौरन बाद हम शेनजियाओ सेक्ट के मेन ग्रैंड थ्रोन रूम का नजारा देखते हैं जहां बिजलियां बाहर चमक रही थी। यहाँ पर सेक्ट का करंट लीडर, जो एक बहुत ही मिडिल एज्ड
मस्कुलर और पावरफुल शख्स लग रहा था। वो अपने मैसिव थ्रोन पर बहुत ही गुस्से में बैठा हुआ था। उसके चेहरे पर गुस्सा और हैरानी साफ नजर आ रही थी और उसकी मुट्ठियां कसी हुई थीं। उसके आसपास सेक्ट के सभी बचे हुए पावरफुल एल्डर्स एक लाइन में खड़े थे और उन सब के चेहरों पर भी एक डीप टेंशन और डर था। सेक्ट लीडर अपनी भारी और एकोइंग आवाज में चिल्लाते हुए कहता है कि एल्डर लेजियान मारा गया। वो मेरी सबसे प्रेशियस और पावरफुल गोल्डन ट्रेजर शिप लेकर गया था और वो उस बैरन और खतरनाक केओस स्टार सी के किनारे पर इस तरह से कैसे मर सकता है? ये बिल्कुल इम्पॉसिबल लग रहा है। तभी उन एल्डर्स में से एक सीनियर एल्डर आगे आता है। वो अपने दोनों हाथ जोड़कर बहुत ही रेस्पेक्ट और डर के साथ रिपोर्ट करता है कि सेक्ट लीडर एल्डर ले वहाँ पर उस फॉलन इमॉर्टल वैली के अंदर छुपे हुए सीक्रेट्स और हेवनली एरे को ढूंढने गए थे। पर जिसने भी उन्हें मारा है उसने सिर्फ उन्हें ही नहीं बल्कि उनके साथ गए हुए 38 एलीट कल्टिवेटर्स को भी एक ही पल में पूरी तरह से मिटा दिया है। ये कोई आम बात नहीं है। इस लेवल की पावर और इतनी जल्दी इतने पावरफुल लोगों को खत्म करने के लिए उस दुश्मन का कल्टीवेशन लेवल कम से कम गॉड ट्रांसफॉर्मेशन रेल्म के कंप्लीट स्टेज पर होना चाहिए, या फिर हो सकता है कि वो कोई वॉइड रिफाइनमेंट रेल्म का पुराना और खतरनाक मॉन्स्टर हो जो वहाँ छुपा बैठा हो। क्या हमें इस मामले में आगे बढ़ने से पहले थोड़ा और सोच विचार नहीं करना चाहिए? शायद हम जल्दबाजी में किसी ऐसी फोर्स से दुश्मनी ले रहे हैं जो हमारे बस के बाहर है। पर सेक्ट लीडर इस बात को सुनकर बहुत ही एरोगेंस के साथ एक ठंडी सांस लेता है। वो कहता है कि चाहे वो कोई भी हो, उसने शेंजियाओ सेक्ट से दुश्मनी मोल ली है। वो अपने थ्रोन के आर्मरेस्ट पर रखे एक अजीब से ग्लोइंग टर्टल शेल आर्टिफैक्ट पर अपना हाथ रखता है। ये आर्टिफैक्ट तुरंत एक्टिवेट होता है और हवा में पर्पल लाइटनिंग के साथ एक बहुत ही बड़ी मैजिकल स्क्रीन प्रोजेक्ट करता है। इस स्क्रीन पर वही पिछला नजारा दिखाई देता है जहां उस मैसिव गोल्डन ट्रेजर शिप को किसी ने एक ही झटके में हजारों टुकड़ों में ब्लास्ट कर दिया था और वो शिप हवा में बिखर गई थी। ये टेरिफाइंग विजुअल देखकर सभी एल्डर्स और भी ज्यादा सीरियस हो जाते हैं, पर सेक्ट लीडर की आंखों में सिर्फ बदले की आग और एरोगेंस थी। वापस से सीन हमारे एंसेस्टर पर आता है जो अपनी एक बहुत ही शांत और अंधेरी सीक्रेट केव के अंदर ध्यान की मुद्रा में बैठा हुआ था। उसके चारों तरफ एक बहुत ही प्योर और इंटेंस गोल्डन एनर्जी लगातार घूम रही थी। वो एक गहरी सांस लेता है और उसके मुंह से एक थिक व्हाइट मिस्ट निकलकर हवा में फैल जाती है। उसके चेहरे पर एक बहुत ही एक्सट्रीम कॉन्फिडेंस और पावर का ग्लो था। वो अपनी आंखें खोलता है और अपने दिमाग में सोचता है कि गॉड ट्रांसफॉर्मेशन रेल्म के कंप्लीट स्टेज पर पहुंचने के बाद मेरी बॉडी के अंदर जो ट्रू एसेंस और स्पिरिचुअल एनर्जी की डेंसिटी है वो इनिशियल स्टेज के कल्टिवेटर से कम 100 गुना ज्यादा हो चुकी है। ये एक बहुत ही मैसिव और अनबिलीवेबल पावर गैप था। वो अपने राइट हाथ को देखता है जहाँ उसकी स्किन के अंदर उसकी नई और सुप्रीम होंगमेंग दाओ बोन चमक रही थी। वो कहता है कि इस गॉड लेवल रूट बोन की पावर के साथ अगर अभी मेरे सामने कोई वॉइड रिफाइनमेंट रेल्म का इनिशियल स्टेज कल्टिवेटर भी आ जाए तो मैं बिना किसी डर के उसे सीधा फ्रंट से फेस कर सकता हूँ और उसे अपनी फिजिकल पावर से ही पूरी तरह से सप्रेस और क्रश कर सकता हूँ। उसकी आवाज में एक ऐसी ताकत थी जो किसी को भी डरा सकती थी। इसके बाद एंसेस्टर अपने अगले मिशन के बारे में सोचने लगता है। वो कहता है कि सिस्टम ने मुझे जियू मिंगे यानी 9 अंडरवर्ल्ड डार्क लिक्विड को ढूंढने का जो टास्क दिया है उसके सारे क्लूज सीधा इस सेंट्रल हेवन डोमेन की तरफ इशारा कर रहे हैं। मेरी अगली मंजिल वही है और मुझे किसी भी हालत में वहाँ जाना ही होगा। पर वो साथ ही ये भी रियलाइज करता है कि सेंट्रल हेवन डोमेन एक बहुत ही बड़ा और कॉम्प्लेक्स रीजन है जहाँ बहुत सारी पावरफुल फोर्सेस और सेक्ट्स आपस में लड़ते रहते हैं। अगर वो वहाँ बिना किसी इन्फॉर्मेशन के अकेले जाता है तो उस रेयर लिक्विड को ढूंढना बिल्कुल वैसा ही होगा जैसे किसी बहुत बड़े समंदर में एक छोटी सी सुई ढूंढना। ये बहुत टाइम कंज्यूमिंग और मुश्किल काम था। पर तभी उसके चेहरे पर एक बहुत ही चालाक और कॉन्फिडेंट स्माइल आती है। वो कहता है कि सबसे अच्छा तरीका तो ये है कि कोई खुद चलकर मेरे पास आए और मुझे वो रास्ता और क्लू दे दे। मुझे उन्हें ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वो अपनी उंगलियों पर कुछ कैलकुलेट करता है और आसमान की तरफ देखते हुए कहता है कि अगर मैं वक्त का हिसाब लगाऊं तो उन शेंजियाओ सेक्ट के कुत्तों को अब तक यहाँ पहुंच जाना चाहिए था। और एंसेस्टर का ये हिसाब बिल्कुल सही निकलता है। सीन एकदम से शिफ्ट होता है और हम यूनियांग रीजन के आसमान का नजारा देखते हैं। अचानक से पूरे आसमान का माहौल बहुत ही टेरिफाइंग और खतरनाक हो जाता है। घनघोर काले बादल तेजी से इकट्ठे होने लगते हैं और दिन का वक्त बिल्कुल रात जैसा अंधेरा हो जाता है। इन काले बादलों के बीच में से बहुत ही मैसिव और डिस्ट्रक्टिव रेड लाइटनिंग स्ट्राइक्स लगातार जमीन पर गिरने लगती हैं। एक बहुत ही बड़ी रेड लाइटनिंग स्ट्राइक सीधा एक पहाड़ पर गिरती है और वहाँ पर एक बहुत बड़ा धमाका होता है। जमीन पूरी तरह से फट जाती है और वहाँ एक मैसिव लावा और मैग्मा से भरा हुआ क्रेटर बन जाता है। ये नजारा ऐसा लग रहा था जैसे दुनिया का अंत आने वाला हो। इन बादलों के ठीक नीचे हम देखते हैं कि शेंजियाओ सेक्ट की एक बहुत ही मैसिव और वेल इक्विप्ड आर्मी हवा में फ्लोट कर रही थी। उनके आगे एक बहुत ही एरोगेंट और पावरफुल लुकिंग एल्डर खड़ा था जिसके चेहरे पर एक एविल स्माइल थी। ये लोग पूरी तरह से तैयार थे और उनकी इंटेंट बिल्कुल क्लियर थी कि वो यहाँ तबाही मचाने आए हैं।
नीचे जमीन पर लियांग फैमिली की पूरी आर्मी और उनके सभी एल्डर्स लियांग तियानफेंग की लीडरशिप में एक बड़ा सा डिफेंसिव फॉर्मेशन बनाए खड़े थे। उन सब के चेहरों पर एक बहुत ही डीप टेंशन और डर साफ नजर आ रहा था, क्योंकि उन्होंने इससे पहले कभी ऐसी टेरिफाइंग पावर और ऐसी मैसिव आर्मी नहीं देखी थी। आसमान में वो काले बादल तेजी से घूमते हुए एक बहुत ही बड़ा और मैसिव स्विर्लिंग वॉर्टेक्स बनाते हैं। इस वॉर्टेक्स के सेंटर से एक बहुत ही ब्लाइंडिंग लाइट निकलती है और हम देखते हैं कि शेंजियाओ सेक्ट की एक और बहुत ही जायंट, ग्रैंड और गॉड लाइक फ्लाइंग ट्रेजर शिप उस पोर्टल से बाहर निकल रही है। ये शिप इतनी बड़ी थी कि उसने पूरे आसमान को कवर कर लिया था और इस पर से इतनी हेवी और सफोकेटिंग ऑरा रिलीज हो रही थी कि नीचे खड़े लियांग फैमिली के कल्टीवेटर्स को सांस लेने में तकलीफ होने लगती है। इस शिप के डेक पर शेंजियाओ सेक्ट के बहुत सारे हाई लेवल कल्टीवेटर्स और एल्डर्स खड़े थे और उन सब के आगे एक बहुत ही बूढ़ा पर बहुत ही पावरफुल ओल्ड मैन खड़ा था। उसके सफेद बाल थे और उसके हाथ में एक बड़ा सा स्टाफ था। उसकी आंखों में एक ऐसी एरोगेंस थी जैसे वो नीचे खड़े लोगों को कीड़े मकोड़े समझ रहा हो। ये हैवी प्रेशर इतना ज्यादा था कि लियांग फैमिली के बहुत सारे वीक कल्टीवेटर्स इस प्रेशर को बर्दाश्त नहीं कर पाते और उनके मुंह से खून निकलने लगता है। वो डर और पैन के मारे जमीन पर अपने घुटनों के बल गिर पड़ते हैं। पूरी आर्मी का फॉर्मेशन ऑलमोस्ट टूटने वाला था, पर लियांग तियानफेंगी अपनी जगह पर बिल्कुल स्टेडी और ब्रेव खड़ा रहता है। वो अपने दांत पीसते हुए आसमान की तरफ देखता है और जोर से चिल्लाते हुए उस ओल्ड मैन से पूछता है कि तुम लोग कौन हो और हमारी टेरिटरी में इस तरह से क्यों घुस आए हो। उसकी आवाज में गुस्सा था, पर उस बूढ़े ओल्ड मैन पर इसका कोई असर नहीं होता। वो ओल्ड मैन बहुत ही ठंडी और मॉकिंग आवाज में कहता है कि इसका मुंह बंद करो। उसके इतना कहते ही उसके पीछे खड़ा एक यंग और एरोगेंट शेंजियाओ सेक्ट का कल्टीवेटर आगे आता है। वो हवा में ही अपने हाथ को आगे करता है और एक बहुत ही पावरफुल पर्पल लाइटनिंग एनर्जी का पाम स्ट्राइक सीधा लियांग तियानफेंग की तरफ लॉन्च करता है। ये अटैक इतना फास्ट और स्ट्रॉन्ग था कि लियांग तियानफेंग को बचने का मौका ही नहीं मिलता। वो अपनी पूरी स्पिरिचुअल एनर्जी यूज करके एक शील्ड बनाता है, पर वो पर्पल पाम उस शील्ड को कांच की तरह तोड़ देता है और लियांग तियानफेंग को बुरी तरह से हिट करता है। लियांग तियानफेंग हवा में उड़ता हुआ पीछे की तरफ गिरता है और उसके मुंह से खून निकलता है। वो समझ जाता है कि ये दुश्मन उनके बस के बाहर है। वो तुरंत अपने घुटनों पर बैठता है, अपने दोनों हाथ जोड़ता है और बहुत ही लाउड आवाज में चिल्लाता है कि मैं एंसेस्टर से रिक्वेस्ट करता हूँ कि वो बाहर आए और हमारी मदद करें। जैसे ही लियांग तियानफेंग की आवाज गूंजती है, आसमान में एक बहुत ही पावरफुल और सडन स्पैटियल फ्लक्चुएशन होती है। एक गोल्डन लाइट का फ्लैश होता है और अगले ही सेकंड हमारा यंग और पावरफुल एंसेस्टर हवा में फ्लोट करते हुए उन सब के सामने अपीयर हो जाता है। उसके आते ही वहाँ का पूरा माहौल और प्रेशर पल भर में बदल जाता है। शेंजियाओ सेक्ट की वो सफोकेटिंग ऑरा बिल्कुल गायब हो जाती है। एंसेस्टर बहुत ही काम, रिलैक्स और कॉन्फिडेंट लग रहा था। उसने अपने दोनों हाथ पीछे की तरफ बांधे हुए थे और वो उस मैसिव फ्लाइंग शिप की तरफ एक बहुत ही मॉकिंग लुक के साथ देखता है। वो एक गहरी सांस लेता और बहुत ही सरकास्टिक टोन में कहता है कि क्या सेंट्रल हेवन डोमेन के लोग इतने ही बदतमीज और बिना मैनर्स के होते हैं? दूसरों के घर में इस तरह से बिना इजाजत घुस आना, क्या यही तुम्हारी तहजीब है? वो बूढ़ा ओल्ड मैन एंसेस्टर को देखकर थोड़ा हैरान होता है, क्योंकि उसने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि लियांग फैमिली का एंसेस्टर इतना यंग और पावरफुल दिखेगा। वो एंसेस्टर की तरफ पॉइंट करते हुए बहुत ही एरोगेंस के साथ कहता है कि तो तुम ही वो लियांग जियावेन हो। तुम्हारी इस छोटी सी लियांग फैमिली ने हमारे शेंजियाओ सेक्ट के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एल्डर को मारने की हिम्मत की है और तुमने हमारी सेक्ट का सबसे प्रेशियस हेवी ट्रेजर भी चुरा लिया है। ये एक बहुत बड़ा गुनाह है जिसे किसी भी हालत में माफ नहीं किया जा सकता। आज मैं यहाँ पर अपने सेक्ट लीडर के स्ट्रिक्ट आर्डर्स पर आया हूँ ताकि मैं तुम्हारी इस लियांग फैमिली के साथ पूरा हिसाब किताब बराबर कर सकूं, और इसके लिए मुझे तुमसे कोई रीजन या एक्सप्लेनेशन सुनने की जरूरत नहीं है। वो अपनी आवाज को और भी ज्यादा लाउड और इंटिमिडेटिंग बनाते हुए डिक्लेयर करता है कि आज के बाद से इस पूरे रीजन में किसी भी जगह पर लियांग फैमिली का नाम नहीं होगा और ना ही इस जगह को यूनियांग रीजन कहा जाएगा। आज के बाद से ये पूरी टेरिटरी और यहाँ के सभी रिसोर्सेज सिर्फ और सिर्फ हमारे शेंजियाओ सेक्ट के कंट्रोल में रहेंगे। ये एक फाइनल सेंटेंस था जो उसने सुनाया था। अपनी इस लंबी चौड़ी स्पीच और धमकी के बाद वो ओल्ड मैन तुरंत एक्शन में आता है। वो अपने दोनों हाथों को हवा में उठाता है और एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स हैंड सील बनाता है। उसके हाथों से एक ब्लाइंडिंग और डिस्ट्रक्टिव पर्पल लाइटनिंग निकलने लगती है। आसमान में वो काले बादल दोबारा से घूमने लगते हैं और उनमें से एक बहुत ही मैसिव, जायंट और टेरिफाइंग पर्पल लाइटनिंग हैंड फॉर्म हो जाता है। ये हैंड इतना बड़ा था कि उसने पूरे आसमान को कवर कर लिया था और इसकी डिस्ट्रक्टिव पावर इतनी हेवी थी कि नीचे जमीन पर क्रैक्स आने लगते हैं। वो ओल्ड मैन इस जायंट पर्पल हैंड को सीधा एंसेस्टर और नीचे खड़ी लियांग फैमिली की तरफ पूरी फोर्स के साथ पुश करता है। ये अटैक देखने में ऐसा लग रहा था जैसे कोई गॉड आसमान से अपना अजाब भेज रहा हो, पर हमारा एंसेस्टर अपनी जगह पर बिल्कुल भी नहीं घबराता। उसकी आंखों में एक ठंडी चमक आती है और वो बहुत ही बोर आवाज में कहता है कि तुम लोगों की फालतू बकवास बहुत ज्यादा है। वो बिना किसी जल्दबाजी के अपने राइट हाथ को आगे करता है और अपनी वही गॉड लेवल सुप्रीम टेक्निक असुरा हेल सील को एक्टिवेट करता है। जैसे ही ये सील एक्टिवेट होती है,
एंसेस्टर के सामने हवा में एक बहुत बड़ा रेड और ब्लैक ग्लोइंग वॉर्टेक्स ओपन हो जाता है। इस वॉर्टेक्स के अंदर से एक बहुत ही मैसिव, सॉलिड और टेरिफाइंग रेड डार्क एनर्जी हैंड बाहर निकलता है। ये रेड हैंड उस पर्पल लाइटनिंग हैंड से भी कहीं ज्यादा बड़ा और डेंजरस लग रहा था। ये दोनों जायंट हैंड्स हवा में एक दूसरे की तरफ फुल स्पीड में बढ़ते हैं। बूम! एक बहुत ही डेफनिंग और अर्थ शैटरिंग धमाका होता है जब ये दोनों मैसिव अटैक्स आपस में टकराते हैं। हवा में एक बहुत ही बड़ी एनर्जी शॉकवेव फैल जाती है जो आसपास के बादलों को पूरी तरह से फाड़ देती है। पर ये क्लैश ज्यादा देर तक नहीं चलता। एंसेस्टर का वो रेड असुरा हैंड उस ओल्ड मैन के पर्पल लाइटनिंग हैंड को किसी वीक कांच की तरह क्रश कर देता है और उसे पूरी तरह से ओवरपावर कर लेता है। अपने इस अल्टीमेट अटैक को इस तरह से आसानी से डिस्ट्रॉय होते देखकर वो ओल्ड मैन और उसकी शिप पर मौजूद सभी शेंजियाओ सेक्ट के कल्टिवेटर्स की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। उनके चेहरों पर जो एरोगेंस थी वो पल भर में प्योर डर और शॉक में बदल जाती है। उन्हें यकीन नहीं हो रहा था कि इस लोअर रेल्म का एक ऑर्डिनरी कल्टिवेटर इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग कैसे हो सकता है। पर एंसेस्टर उन्हें सोचने का कोई और मौका नहीं देता। उसकी बॉडी पर एक बहुत ही इंटेंस और ब्लाइंडिंग गोल्डन लाइट ग्लो करने लगती है। उसकी स्किन के अंदर उसकी होंगमेंग दाओबोन की पावर पूरी तरह से एक्टिवेट हो चुकी थी। वो एक गोल्डन शूटिंग स्टार की तरह हवा में तेजी से उड़ता है और सीधा उस मैसिव फ्लाइंग ट्रेजर शिप की तरफ चार्ज कर देता है। वो हवा में उड़ते हुए बहुत ही लाउड और कॉन्फिडेंट आवाज में चिल्लाता है कि शेंजियाओ सेक्ट, सेंट्रल हेवन डोमेन के सो कॉल्ड ओवरलॉर्ड्स, तुम लोग तो बहुत ही ज्यादा वीक और पैथेटिक हो। एंसेस्टर फुल स्पीड में आकर उस जायंट शिप के सामने लगाए गए थिक और पावरफुल डिफेंसिव एनर्जी बैरियर पर एक बहुत ही सॉलिड और ब्रूटल पंच मारता है। एक और डेफनिंग ब्लास्ट होता है और वो बैरियर एक ही सेकंड में हजारों टुकड़ों में बिखर जाता है। इसके फौरन बाद एंसेस्टर अपने दोनों हाथों में एक मैसिव गोल्डन एनर्जी ब्लेड फॉर्म करता है और बिना रुके उस पूरी जायंट शिप के बिल्कुल सेंटर में एक बहुत ही पावरफुल स्लैश मारता है। ये स्लैश इतना ज्यादा फास्ट और डिस्ट्रक्टिव था कि उसने उस पूरी मैसिव ट्रेजर शिप को एक ही झटके में 2 हिस्सों में बिल्कुल क्लीनली काट दिया। शिप के अंदर बहुत बड़े एक्सप्लोजन्स होने लगते हैं और आग लग जाती है। वो पूरी शिप हवा में ब्लास्ट होती है और हजारों टुकड़ों में बिखरकर जमीन की तरफ गिरने लगती है। शिप पर मौजूद बहुत सारे कल्टिवेटर्स इस ब्लास्ट में ही मारे जाते हैं और जो बचते हैं वो डर के मारे हवा में इधर उधर भागने लगते हैं। वो बूढ़ा ओल्ड मैन इस तबाही को देखकर पूरी तरह से हैरान और टेरिफाइड था। वो हवा में फ्लोट करते हुए बुरी तरह से कांप रहा था। वो डर के मारे एंसेस्टर की तरफ देखते हुए चिल्लाता है कि गॉड ट्रांसफॉर्मेशन रेल्म का कंप्लीट स्टेज नहीं, ये इम्पॉसिबल है। तुम्हारी इस फिजिकल बॉडी की स्ट्रेंथ इतनी ज्यादा इनसेन कैसे हो सकती है? ये कोई ऐसी बॉडी रिफाइनमेंट टेक्निक नहीं है जो स्पिरिट रेल्म में एग्जिस्ट करती हो। तुम आखिर हो कौन और तुम्हारी असली पहचान क्या है? एंसेस्टर उसके बिल्कुल पास हवा में आकर रुकता है। उसकी आंखों में एक बहुत ही कोल्ड और इमोशनलेस लुक था। वो उस ओल्ड मैन की आंखों में सीधा देखते हुए कहता है कि मैं वो शख्स हूँ जिसे प्रोवोक करने की गलती तुम्हें कभी नहीं करनी चाहिए थी। ये सुनकर ओल्ड मैन समझ जाता है कि उसकी जान खतरे में है। वो अपनी बची हुई पूरी ताकत लगाकर वहाँ से तेजी से भागने की कोशिश करता है, पर एंसेस्टर उसे इतनी आसानी से कहाँ जाने देने वाला था। एंसेस्टर अपना हाथ आगे करता है और उसकी असुरा हेल सील की पावर से बहुत सारी ग्लोइंग रेड एनर्जी चेन्स हवा में अपीयर होती हैं। ये चेन्स एक लाइटनिंग की स्पीड से आगे बढ़ती हैं और उस ओल्ड मैन को चारों तरफ से बुरी तरह से जकड़ लेती हैं। ओल्ड मैन इन चेन से छूटने की बहुत कोशिश करता है, पर इनकी ग्रिप इतनी स्ट्रॉन्ग थी कि वो 1 इंच भी नहीं हिल पाता। वो डर और गुस्से में एंसेस्टर पर चिल्लाता है कि तुम मुझे इस तरह से सप्रेस नहीं कर सकते। मैं शेंजियाओ सेक्ट का पनिशमेंट एल्डर हूँ। अगर तुमने मुझे यहाँ मारने की कोशिश की तो मेरे सेक्ट के 2 सबसे पावरफुल वॉइड रिफाइनमेंट रेल्म के एंसेस्टर्स तुम्हें कभी जिंदा नहीं छोड़ेंगे। वो आकर तुम्हारी इस पूरी फैमिली को मिटा देंगे। पर एंसेस्टर उसकी इस धमकी को सुनकर थोड़ा सा हंसने लगता है। वो बहुत ही कामली कहता है कि अगर वो मुझे ढूंढने यहाँ नहीं आएंगे तो कोई बात नहीं, मैं खुद चलकर उन्हें ढूंढने उनके पास पहुँच जाऊंगा। ये बोलकर एंसेस्टर अपनी 2 उंगलियां आगे करता है और उन पर एक शार्प गोल्डन एनर्जी ग्लो करने लगती है। वो बिना किसी हेजिटेशन के अपनी उन उंगलियों को उस ओल्ड मैन के फोरहेड पर जोर से रख देता है और एक बहुत ही ब्रूटल सोल सर्च टेक्निक एक्टिवेट कर देता है। ओल्ड मैन दर्द के मारे जोर जोर से चिल्लाने लगता है और उसकी आवाज पूरे आसमान में गूंजने लगती है। जब एंसेस्टर उसकी मेमोरीज को फोर्स से एक्सट्रैक्ट कर रहा था, कुछ ही सेकंड्स में सोल सर्च का प्रोसेस पूरा हो जाता है और वो ओल्ड मैन पूरी तरह से लाइफलेस होकर एक सूखी लाश में बदल जाता है। एंसेस्टर उसकी बॉडी को एक कचरे की तरह हवा से नीचे फेंक देता है। एंसेस्टर हवा में खड़ा होकर अपनी आंखें बंद करता है और जो इन्फॉर्मेशन उसे अभी मिली थी उसे प्रोसेस करता है। उसकी आंखों में एक बहुत ही इंटेंस और खुशी की चमक आती है। वो खुद से कहता है कि सेंट्रल हेवन डोमेन मिंग्यू कोल्ड पूल, तो ये बात है। वो रेयर और लेजेंडरी ज़ियुयू मिंगे यानी 9 अंडरवर्ल्ड डार्क लिक्विड का असली सोर्स शेंजियाओ सेक्ट ने अपने एक सीक्रेट और फॉरबिडन ग्राउंड के अंदर कंट्रोल करके रखा हुआ है। ये तो बहुत ही अच्छी खबर है।
मुझे लग रहा था कि मुझे सेंट्रल हेवन डोमेन में जाकर इस लिक्विड को ढूंढने में बहुत लंबा वक्त लगेगा और बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, पर अब मेरा टारगेट बिल्कुल क्लियर और सामने है। मुझे ये इन्फॉर्मेशन बिना किसी मेहनत के मिल गई। वो नीचे जमीन पर देखता है जहाँ उसकी लियांग फैमिली की आर्मी और शेंजियाओ सेक्ट के बचे हुए टेरिफाइड कल्टिवेटर्स खड़े थे। वो बहुत ही लाउड और कमांडिंग आवाज में कहता है कि जब शेंजियाओ सेक्ट ने खुद चलकर अपनी मौत को मेरे दरवाजे पर भेज दिया है तो अब उन्हें इस दुनिया में एग्जिस्ट करने का कोई हक नहीं है। वो नीचे लियांग तियानफेंग की तरफ देखता है जो एंसेस्टर की इस गॉड लाइक पावर को देखकर पूरी तरह से ऑव और रेस्पेक्ट में था। एंसेस्टर उसे एक बहुत ही बड़ा और सीरियस आर्डर देता है। वो कहता है कि लियांग तियानफेंग तुरंत बैटल हॉल के सभी मेंबर्स को आर्डर दो। हमारी फैमिली के जितने भी कल्टिवेटर्स गोल्डन कोर, रेल्म या उससे ऊपर के लेवल पर हैं, उन सबको अभी इसी वक्त असेंबल करो। हमारी सभी वॉरशिप्स, वेपन्स और सप्लाईज को तुरंत टैली और रेडी करो। लियांग तियानफेंग ये सुनकर थोड़ा हैरान होता है, पर वो बहुत ही रेस्पेक्ट के साथ पूछता है कि एंसेस्टर, हम इतनी बड़ी आर्मी लेकर आखिर कहाँ जाने वाले हैं? एंसेस्टर आसमान की तरफ देखते हुए एक बहुत ही एम्बिशियस और पावरफुल स्माइल के साथ कहता है कि ये युनियांग रीजन बहुत ही छोटा और नैरो है। ये जगह मेरी लियांग फैमिली के ट्रू ड्रैगन्स को रेस करने के लिए बिल्कुल भी काफी नहीं है। मैंने तुम्हें जो 3 साल का वक्त दिया था इस रीजन को कंट्रोल करने का, वो प्लान अब मैं पूरी तरह से कैंसिल कर रहा हूँ। हमारा नया टारगेट बहुत बड़ा है। कल सुबह होते ही हमारी पूरी बैटल हॉल की आर्मी यहाँ से मार्च करेगी। हम सीधा सेंट्रल हेवन डोमेन में जाएंगे और उस शेंजियाओ सेक्ट को हमेशा के लिए इस दुनिया से मिटा देंगे। ये सुनकर लियांग तियानफेंग और पूरी लियांग फैमिली की आर्मी में एक बहुत ही बड़ा जोश और हाइप फैल जाता है। वो सभी एक साथ जोर से चिल्लाते हुए अपने एंसेस्टर के इस एपिक आर्डर को एक्सेप्ट करते हैं। इसके बाद आखिरी सीन में हम देखते हैं कि आसमान में क्लाउड्स फटते हैं और लियांग फैमिली की बहुत ही मैसिव, ग्रैंड और हेविली आर्म्ड फ्लाइंग वॉरशिप्स का एक बहुत बड़ा फ्लीट हवा में तेजी से आगे बढ़ रहा था। उनकी मंजिल अब सेंट्रल हेवन डोमेन थी और एक बहुत ही एपिक और मैसिव वॉर शुरू होने वाली थी। सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि शेंजियाओ सेक्ट की पूरी आर्मी और उनकी मैसिव फ्लाइंग शिप्स आसमान में तेजी से आगे बढ़ रही थी। उनका सेक्ट लीडर जो अपनी मेन शिप पर खड़ा था, वो बहुत ही लाउड और कमांडिंग आवाज में आर्डर देता है कि फॉर्मेशन को तुरंत सेट करो और जितने भी कोर कंपोनेंट्स हैं उन्हें जल्दी से जल्दी डिप्लॉय करके सिस्टम में इंटीग्रेट करो। उनकी तैयारी बहुत ही मैसिव और वॉर लेवल की लग रही थी। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि हमारा एंसेस्टर अपनी ग्रैंड और मैसिव फ्लाइंग शिप के आगे बिल्कुल काम, रिलैक्स और फोकस के साथ ध्यान की मुद्रा में बैठा हुआ था। उसकी आंखें बंद थीं और हवा उसके लंबे काले बालों को उड़ा रही थी। उसकी पूरी लियांग फैमिली की आर्मी, जिसमें हजारों वेल इक्विप्ड कल्टिवेटर्स शामिल थे, वो सभी पूरी तरह से बैटल रेडी थे और अपने वेपन्स के साथ एंसेस्टर के पीछे फॉर्मेशन बनाए खड़े थे। तभी हमें सेंट्रल हेवन डोमेन का एक बहुत ही बड़ा और डिटेल्ड ग्लोइंग मैप दिखाया जाता है। ये मैप साफ बता रहा था कि शेंजियाओ सेक्ट इस रीजन का अनडिस्प्यूटेड ओवरलॉर्ड है, जो नॉर्थ के 72 स्टेट्स पर अपना एब्सोल्यूट राज करता है और इनके अंडर बहुत सारे छोटे मोटे सेक्ट्स और फोर्सेस आते हैं। इनका इन्फ्लुएंस और पावर बहुत ही ज्यादा फैला हुआ था। कुछ देर आगे सफर करने के बाद लियांग तियानफेंगी, जो लियांग फैमिली का हेड था, वो चलते हुए आगे आता है और एंसेस्टर के बिल्कुल पास आकर बहुत ही डीप रेस्पेक्ट के साथ थोड़ा झुक कर रिपोर्ट करता है। वो कहता है कि एंसेस्टर, सामने ठीक 30,000 माइल की दूरी पर तियानले सिटी मौजूद है। ये शेंजियाओ सेक्ट की एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और हेविली गार्डेड आउटर डिफेंस सिटी है, जहाँ उन्होंने 7 टियर माइरियड थंडर ट्रिब्यूलेशन एरे नाम का एक बहुत ही खतरनाक और पावरफुल डिफेंसिव बैरियर लगाया हुआ है। इसके अलावा वहाँ पर उनकी 1 लाख कल्टिवेटर्स की एक मैसिव आर्मी पहले से ही हमारा इंतजार कर रही है। इस सिटी की दीवारें कोई आम दीवारें नहीं है, बल्कि ये रेयर पर्पल हार्ड ब्लैक आयरन से बनी है, जिन्हें बाहर से फोर्स के साथ तोड़ना बहुत ही मुश्किल काम है। लियांग तियानफेंगी थोड़ा सोचकर एक सजेशन देता है और पूछता है कि क्या हमें अपने कुछ एलीट स्काउट्स को भेजकर उनके इस एरे के कोर को डिसरप्ट करने की कोशिश करनी चाहिए, ताकि हमारा आगे का रास्ता थोड़ा आसान हो सके। पर एंसेस्टर बिना अपनी आंखें खोले बहुत ही कामली और बिना किसी टेंशन के सिर्फ एक लाइन कहता है कि इसकी कोई जरूरत नहीं है। उसकी आवाज में एक ऐसा कॉन्फिडेंस था जो बता रहा था कि उसे इन सब छोटी मोटी रुकावटों की कोई फिक्र नहीं है। लियांग फैमिली का ये बहुत ही मैसिव और इंटिमिडेटिंग फ्लीट हवा में उड़ते हुए सीधा तियानले सिटी के बिल्कुल सामने पहुंच जाता है। सिटी के ऊंची और थिक दीवारों पर खड़ी शेंजियाओ सेक्ट की आर्मी उन्हें आते हुए देख लेती है। उनकी एक फीमेल कमांडर, जो बहुत ही एरोगेंस के साथ खड़ी थी, वो इस फ्लीट को देखकर मॉकिंग टोन में कहती है कि ये युनियांग रीजन की लियांग फैमिली यहाँ क्या कर रही है? ये तो एक बहुत ही छोटा और रिमोट रीजन का सेक्ट है। इनकी इतनी हिम्मत कैसे हुई कि ये हमारी सिटी के सामने इस तरह से आए? उसके साथ खड़ा उनका मेल कमांडर इस सिचुएशन को थोड़ा सीरियस लेता है और वो तुरंत अपनी लाउड आवाज में आर्डर देता है कि ग्रैंड डिफेंसिव एरे को अभी इसी वक्त एक्टिवेट करो। अगले ही सेकंड पूरी तियानले सिटी के ऊपर एक बहुत ही मैसिव,
थिक और ग्लोइंग पर्पल लाइटनिंग का एनर्जी डोम बन जाता है जो पूरी सिटी को कवर कर लेता है। उनके सभी हेवी स्पिरिट कैनन्स लियांग फैमिली के फ्लीट पर पॉइंट हो जाते हैं और उनमें से ग्लोइंग एनर्जी निकलने लगती है। वो कमांडर जोर से चिल्लाता है और एंसेस्टर को धमकी देते हुए कहता है कि यहीं पर रुक जाओ। अगर तुमने इस बाउंड्री को क्रॉस करके 10 माइल के अंदर आने की कोशिश की तो हम इस एरे और अपने कैनन से तुम्हें यहीं पर खत्म कर देंगे। पर हमारा एंसेस्टर उनकी इन धमकियों पर बिल्कुल भी रिएक्ट नहीं करता। वो अपनी जगह से धीरे धीरे खड़ा होता है। उसकी आंखों में एक बहुत ही ठंडी और शार्प चमक थी। वो बिना किसी डर, जल्दबाजी या टेंशन के अपने राइट हाथ की 2 उंगलियों को आगे की तरफ करता है। उसकी उंगलियों पर एक बहुत ही इंटेंस और ब्लाइंडिंग गोल्डन एनर्जी तेजी से ग्लो करने लगती है और अगले ही सेकंड वो एक बहुत ही शार्प और डिस्ट्रक्टिव गोल्डन एनर्जी बीम शूट करता है। ये गोल्डन बीम हवा को फाड़ते हुए एक लाइटनिंग की स्पीड से सीधा उस मैसिव पर्पल डोम की तरफ जाती है। जैसे ही ये बीम उस डोम से टकराती है वो थिक और सो कॉल्ड इम्पेनेट्रेबल डिफेंसिव बैरियर किसी वीक पेपर की तरह एक ही सेकंड में फट जाता है और उसमें एक बहुत बड़ा होल बन जाता है। पर ये बीम वहीं पर नहीं रुकती। ये बीम बिना अपनी स्पीड कम किए उस पूरी तियानलेई सिटी के बिल्कुल सेंटर से गुजरती है और उस पूरी मैसिव सिटी को उसकी उन रेयर पर्पल हार्ड ब्लैक आयरन की दीवारों के साथ 2 हिस्सों में बिल्कुल क्लीनली काट देती है। सिटी के अंदर एक बहुत ही बड़ा और डेफनिंग धमाका होता है और चारों तरफ आग और धूल फैल जाती है। एक ही सिंगल और कैजुअल स्ट्राइक में उस पूरी सिटी का डिफेंस पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो चुका था। ये अनबिलीवेबल और जॉ ड्रॉपिंग नजारा देखकर पीछे खड़ी पूरी लियांग फैमिली की आर्मी और उनके सभी एल्डर्स पूरी तरह से शॉक्ड और अमेज्ड रह जाते हैं। लियांग तियानफेंग की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं और वो हैरानी से अपने दिमाग में सोचता है कि मुझे तो लगा था एंसेस्टर को इस सिटी को तोड़ने के लिए सच में थोड़ी बहुत फाइट करनी पड़ेगी और अपनी रियल पावर यूज करनी पड़ेगी, पर उन्होंने तो बिना किसी मैजिकल ट्रेजर या हाई लेवल टेक्निक के सिर्फ अपने हाथ के एक छोटे से इशारे से उस पूरी इम्पेनेट्रेबल सिटी को 2 हिस्सों में काट कर रख दिया। ये किस लेवल की पावर है? वो इस शौक से जल्दी बाहर आता है और उसकी आंखों में एक बहुत ही डीप रेस्पेक्ट और जोश भर जाता है। वो तुरंत अपनी पूरी आर्मी की तरफ मुड़ता है और अपनी पूरी ताकत से जोर से चिल्लाते हुए उन्हें जोश दिलाता है कि एंसेस्टर की पावर सुप्रीम है, एंसेस्टर डिवाइन है। पूरी फोर्स बिना रुके आगे बढ़ो और सीधा शेंजियाओ सेक्ट के मेन डोर पर हमला करो। आज हम उन्हें पूरी तरह से खत्म कर देंगे। पूरी आर्मी एक साथ लाउड चीयर करती है और उनका मैसिव फ्लीट उस तबाह हुई सिटी के ऊपर से गुजरकर आगे बढ़ने लगता है। दूसरी तरफ सीन शिफ्ट होता है और हम शेंजियाओ सेक्ट के मेन अंधेरे हॉल के अंदर जाते हैं जहां उनकी सोल लैंप्स रखी हुई थी। अचानक से वहां ड्यूटी पर मौजूद एल्डर्स देखते हैं कि तियानलेई सिटी के उन सभी मेन कमांडर्स की सोल लैंप्स एक एक करके बुरी तरह से टूटने लगती हैं और उनकी फ्लेम्स पूरी तरह से बुझ जाती हैं। एक एल्डर तुरंत हवा में अपने हाथ से एक मैजिकल ग्लोइंग स्क्रीन प्रोजेक्ट करता है जहां वो देखते हैं कि लियांग फैमिली का बहुत ही मैसिव फ्लीट तियानलेई सिटी को तबाह करके तेजी से उनकी तरफ आगे बढ़ रहा है। शेंजियाओ सेक्ट का करंट लीडर लेई वुजी जो अपने थ्रोन पर बैठा था, वो ये टेरिफाइंग विजुअल देखकर बहुत ज्यादा गुस्से और हैरानी में आ जाता है। वो जोर से चिल्लाता है कि एक लोअर रेल्म की छोटी सी युनियांग फैमिली की इतनी हिम्मत कैसे हुई कि वो हमारे शेंजियाओ सेक्ट पर इस तरह से हमला करें और हमारी सिटी को डिस्ट्रॉय करें। वो तुरंत अपने एक मेन एल्डर को ऑर्डर देता है कि तुम अभी इसी वक्त 18 थंडर क्लाउड गार्ड्स को अपने साथ लो और इन कीड़ों को रोको। इसके फौरन बाद लेई वुजी एक और बहुत ही बड़ा ऑर्डर देता है। वो कहता है कि 9 हेवेंस डिवाइन थंडर ग्रैंड एरे को अभी इसी वक्त फुल पावर पर एक्टिवेट कर दो, चाहे उस लियांग जियावेन के पास कोई भी अजीब और डार्क ट्रिक्स क्यों ना हो। जब वो इस गॉड लेवल एरे के अंदर आएगा तो मैं उसे इसी एरे के एक्सट्रीम प्रेशर से क्रश करके उसकी हड्डियां तोड़ दूंगा। अपने ऑर्डर्स देने के बाद लेई वुजी अपनी जगह से उठता है और चलकर सेक्ट के एक बहुत ही अंधेरे और सीक्रेट फॉरबिडन हिस्से में जाता है जहाँ एक बहुत ही जायंट और एंशिएंट स्टैच्यू बना हुआ था। ये जगह बहुत ही मिस्टीरियस लग रही थी और यहाँ की हवा में एक अजीब सा हेवी प्रेशर था। लेई वुजी उस जायंट स्टैच्यू के बिल्कुल सामने आकर खड़ा होता है और अपने राइट हाथ की उंगली से एक ग्लोइंग मैजिकल मार्क उस स्टैच्यू के फोरहेड पर ड्रॉ करता है। जैसे ही वो मार्क कंप्लीट होता है, स्टैच्यू के अंदर से ग्लोइंग पर्पल एनर्जी निकलने लगती है और उसके पीछे एक बहुत ही बड़ा और भारी हिडन स्टोन डोर धीरे धीरे ओपन हो जाता है। लेई वुजी उस अंधेरी और डीप केव के अंदर जाता है और जमीन पर अपने घुटनों के बल बैठकर अपना सिर जमीन पर रगड़ते हुए बहुत ही डीप रेस्पेक्ट और डर के साथ कहता है कि शेंजियाओ सेक्ट का 40वें सेक्ट मास्टर लेई वुजी अपने एंसेस्टर को रिस्पेक्टफुली ग्रीट करता है। वो रिपोर्ट करते हुए बताता है कि युनियांग रीजन की लियांग फैमिली ने हमारे सेक्ट पर एक बहुत ही मैसिव हमला कर दिया है और उनका मेन टारगेट हमारा फॉरबिडन ग्राउंड और वो जियो मिंगे लिक्विड है जिसे हमने इतने सालों से छुपा कर रखा है। जैसे ही लेई वुजी ये रिपोर्ट देता है, उस अंधेरे एबिस के अंदर से एक बहुत ही
टेरिफाइंग, सफोकेटिंग और हेवी डार्क ऑरा तेजी से रिलीज होती है, जो साफ बता रही थी कि वहाँ कोई बहुत ही पुराना और खतरनाक मॉन्स्टर छुपा बैठा है। ये शेंजियाओ सेक्ट का असली और सबसे पावरफुल वॉइड रिफाइनमेंट रेल्म का एंसेस्टर था, जो अभी भी जिंदा था। अब सीन वापस से मेन बैटलफील्ड पर शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि लियांग फैमिली का वो मैसिव फ्लाइंग फ्लीट शेंजियाओ सेक्ट के मेन बेस के बिल्कुल सामने पहुंच चुका था। ये पूरा सेक्ट एक बहुत ही ऊंचे और मैसिव पहाड़ पर स्थित था, जो बादलों के बीच में था, और इस पूरे पहाड़ के चारों तरफ एक बहुत ही मैसिव, कॉम्प्लेक्स और टेरिफाइंग पर्पल लाइटनिंग का 9-tier ग्रैंड एरे लगा हुआ था। इस एरे की पावर और स्केल इतना ज्यादा हेवी और बड़ा था कि पूरे आसमान में लगातार खतरनाक और थिक पर्पल बिजलियां जोर जोर से गिर रही थीं और एक बहुत ही बड़ा स्विरलिंग वॉर्टेक्स बन गया था। लियांग तियानफैंग इस एपिक और गॉड लेवल एरे को बहुत ही ध्यान और थोड़ी घबराहट के साथ देखता है। उसके चेहरे पर टेंशन साफ नजर आ रही थी और वो कहता है कि इस एरे की एनर्जी फ्लक्चुएशन तो बिल्कुल लॉस की बाउंड्री को टच कर रही है। ये कोई आम डिफेंसिव बैरियर नहीं है। अगर हमारे यूनियांग रीजन के सभी टॉप कल्टिवेटर्स एक साथ मिलकर इस एरे पर लगातार 100 साल तक भी हमला करते रहें, तो भी वो इसका एक छोटा सा हिस्सा या एक लेयर भी नहीं तोड़ पाएंगे। ये एरे पूरी तरह से इंडेस्ट्रक्टिबल लग रहा है। पर हमारा एंसेस्टर अपनी शिप के आगे खड़ा हुआ बिल्कुल काम और रिलैक्स था। उसकी आंखों में एक स्लाइट सा पर्पल मैजिक ग्लो आता है और वो अपनी पावरफुल स्पिरिचुअल सेंस का यूज करके उस थिक एरे के अंदर डीपली स्कैन करता है। स्कैन करने के बाद उसके होठों पर एक बहुत ही ठंडी और मॉकिंग स्माइल आती है और वो कहता है कि अंदर सिर्फ एक हाफ डेड और मरने वाला इनिशियल स्टेज का वॉइड रिफाइनमेंट कल्टिवेटर छुपा बैठा है। तभी उस मैसिव पर्पल एरे के अंदर से लेई वुजी अपनी ग्लोइंग पर्पल ऑरा के साथ हवा में फ्लोट करते हुए ऊपर आता है। वो एंसेस्टर की तरफ पॉइंट करके बहुत ही ज्यादा एरोगेंस और ओवर कॉन्फिडेंस के साथ चिल्लाते हुए कहता है कि लियांग जियावेन, तुमने हमारी तियानले सिटी को तोड़ने के लिए जरूर कोई डार्क ट्रिक या इल्यूजन यूज किया होगा, पर तुम्हारी ये गॉड ट्रांसफॉर्मेशन कंप्लीट स्टेज की छोटी सी कल्टिवेशन इस लेजेंडरी 9-tier ग्रैंड एरे को बिल्कुल भी नहीं तोड़ सकती। तुम अपनी औकात भूल रहे हो। सेंट्रल हेवन डोमेन का फाउंडेशन और इनकी डीप रूट्स तुम्हारी इस छोटी सी लियांग फैमिली की सोच और समझ से कहीं ज्यादा बड़ी हैं। वो एक बहुत ही कमांडिंग टोन में डिमांड करता है कि अभी इसी वक्त अपने घुटनों पर बैठ जाओ और अपनी वो रेयर बॉडी रिफाइनमेंट टेक्निक चुपचाप मेरे हवाले कर दो। अगर तुम ऐसा करते हो तो मैं रहम खाकर तुम्हारी लियांग फैमिली के आधे लोगों को जिंदा छोड़ दूंगा, वरना आज तुम सब यहाँ इस एरे के आगे मरोगे। एंसेस्टर उसकी इन फालतू और लंबी चौड़ी बातों पर एक सेकंड के लिए भी ध्यान नहीं देता। वो अपने दोनों हाथ आगे करके अपने दिल में सोचता है कि जब से मेरी ये सुप्रीम होंगमेंग दाओ बोन रिशेप और अपग्रेड हुई है, मुझे अपनी इस नई फिजिकल बॉडी की एक्सट्रीम लिमिट्स को डीपली टेस्ट करने का कोई अच्छा मौका ही नहीं मिला। ये 9-tier गॉड लेवल एरे मेरी इस बॉडी के लिए एक बहुत ही बेहतरीन और परफेक्ट टेस्टिंग स्टोन साबित होगा। ये सोचकर एंसेस्टर बिना कुछ बोले हवा में एक तेजी से शूटिंग स्टार की तरह आगे बढ़ता है और सीधा उस मैसिव ग्लोइंग पर्पल एरे की तरफ चार्ज कर देता है। लेई वुजी उसे इस तरह से आगे आते देखकर जोर जोर से हंसता है और मॉकिंग टोन में कहता है कि तुम सच में बहुत बड़े बेवकूफ हो। इस ग्रैंड एरे में एक पावरफुल रिबाउंड लॉ सेट किया गया है। अगर तुम बिना किसी हाई लेवल मैजिकल ट्रेजर के इसे सिर्फ अपनी फिजिकल बॉडी से टच करने की कोशिश करोगे, तो ये एरे तुम्हें पूरी तरह से स्वैलो कर लेगा और तुम्हारी बॉडी पल भर में जलकर राख हो जाएगी। जैसे ही एंसेस्टर उस टेरिफाइंग एरे के बिल्कुल पास पहुंचता है, वो रुकता नहीं है, बल्कि अपने दोनों हाथों को आगे की तरफ करता है। उसकी बॉडी पर एक बहुत ही इंटेंस और ब्लाइंडिंग गोल्डन लाइट तेजी से ग्लो करने लगती है। वो अपनी सुप्रीम जुआन हुआंग बैटल बॉडी और उस लेजेंडरी होंगमेंग दाओ बोन की गॉड लाइक पावर को पूरी तरह से एक्टिवेट कर देता है। वो उस मैसिव एरे के एनर्जी बैरियर पर अपने दोनों नंगे हाथ जोर से रख देता है। एरे से बहुत ही खतरनाक पर्पल लाइटनिंग निकलती है जो एंसेस्टर को हिट करती है, पर एंसेस्टर की बॉडी पर इसका एक स्क्रैच तक नहीं आता। उसकी स्किन पर जो गोल्डन ग्लो था वो उस लाइटनिंग को पूरी तरह से अब्सॉर्ब और रिफ्लेक्ट कर रहा था। वो उस डिस्ट्रक्टिव पर्पल डिवाइन थंडर को अपनी रॉ और ब्रूटल फिजिकल पावर से फोर्स करके एरे की आउटर लेयर पर ही पूरी तरह से सप्रेस कर देता है। उसकी मसल्स बहुत तेजी से बल्ज होती हैं और उसकी आंखों में एक बहुत ही फियर्स चमक आती है और फिर एक बहुत ही लाउड, डेफनिंग और अर्थ शैटरिंग आवाज के साथ एंसेस्टर अपने दोनों हाथों को जोर से ऑपोजिट डायरेक्शन में खींचता है और उस इम्पेनेट्रेबल गॉड लेवल एरे को किसी सस्ते कपड़े की तरह अपने नंगे हाथों से फाड़ देता है। हवा में एक बहुत बड़ा और ब्लाइंडिंग ब्लास्ट होता है और वो पूरा ग्रैंड एरे हजारों ग्लोइंग टुकड़ों में बिखर जाता है। ये नजारा इतना ज्यादा शॉकिंग था कि वहाँ खड़े किसी भी शख्स को अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। अपने सेक्ट के सबसे पावरफुल और अल्टीमेट एरे को इस तरह से एक ऑर्डिनरी कल्टिवेटर के बेयर हैंड से फटते हुए देखकर लेई वुजी और उसके पीछे खड़े सभी शेंजियाओ सेक्ट के एल्डर्स की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। उनके चेहरों पर जो एरोगेंस और एटीट्यूड था वो पल भर में प्योर डर और पैनिक में बदल जाता है। एंसेस्टर उस फटी हुई स्पेस से बिल्कुल स्मूथली अंदर ऑन्टर करता है और हवा में फ्लोट करते हुए सीधा लेई वुजी के पास आता है। वो एक बहुत ही
ठंडी और मॉकिंग टोन में कहता है कि तुम्हारा ये सो कॉल्ड ग्रैंड एरे तो बहुत ही वीक और फ्रैजाइल निकला। लेई वुजी डर के मारे बुरी तरह से कांपने लगता है और हवा में पीछे हटते हुए चिल्लाता है कि ये बिल्कुल इम्पॉसिबल है। तुम्हारी फिजिकल स्ट्रेंथ इतनी ज्यादा इंसेन कैसे हो सकती है? तुम आखिर हो कौन? तुम कोई इंसान नहीं बल्कि एक मॉन्स्टर हो। एंसेस्टर उसकी तरफ एक कोल्ड लुक देता है और ठंडी आवाज में कहता है कि तुम्हारी बकवास बहुत हो गई, अब चुपचाप मरने के लिए तैयार हो जाओ। एंसेस्टर बिना कोई वक्त जाया किए अपना राइट हाथ आगे करता है और एक बहुत ही पावरफुल ग्लोइंग गोल्डन पंच लेई वुजी की तरफ लॉन्च करता है। लेई वुजी अपनी जान बचाने के लिए तुरंत अपनी पूरी स्पिरिचुअल एनर्जी यूज करके एक मैसिव पर्पल लाइटनिंग का हेवी शील्ड अपने सामने बनाता है। पर जैसे ही वो गोल्डन पंच उस शील्ड को हिट करने वाला होता है, तभी अचानक से आसमान में एक बहुत बड़ा और टेरिफाइंग स्पैटियल क्रैक ओपन हो जाता है। इस डार्क क्रैक के अंदर से एक बहुत ही जायंट, टेरिफाइंग और डार्क स्केलेटल हैंड तेजी से बाहर निकलता है और एंसेस्टर के उस पावरफुल पंच को फोर्स के साथ ब्लॉक कर लेता है। पंच और उस स्केलेटल हैंड के टकराते ही हवा में एक बहुत बड़ी और डिस्ट्रक्टिव एनर्जी शॉकवेव फैल जाती है जो आसपास के क्लाउड्स को पूरी तरह से फाड़ देती है। जब धूल और एनर्जी थोड़ी छंटती है तो हम देखते हैं कि हवा में एक बूढ़ा ओल्ड मैन जिसके सफेद बाल थे और जिसके हाथ में एक अजीब सा डार्क ग्लोइंग स्टाफ था, वो लेई वुजी के बिल्कुल आगे खड़ा था। ये कोई और नहीं बल्कि वही शेंजियाओ सेक्ट का इनिशियल स्टेज वॉइड रिफाइनमेंट रेल्म का हिडन एंसेस्टर था जिसने अभी अभी लेई वुजी की जान बचाई थी। जैसे ही वो बूढ़ा ओल्ड मैन हवा में अपीयर होता है, उसकी वॉइड रिफाइनमेंट रेल्म की ऑरा इतनी ज्यादा हेवी और सफोकेटिंग थी कि नीचे खड़ी पूरी लियांग फैमिली की आर्मी को सांस लेने में तकलीफ होने लगती है। लियांग तियानफेंग अपने डर को छुपाते हुए अपनी स्वॉर्ड को जोर से पकड़ लेता है। उसे समझ आ जाता है कि ये दुश्मन उनके लेवल से बहुत ज्यादा ऊपर है और अब सब कुछ सिर्फ उनके एंसेस्टर के हाथ में है। उस बूढ़े एंसेस्टर का वो हाथ बुरी तरह से कांप रहा था जिससे उसने एंसेस्टर का पंच ब्लॉक किया था और उसकी हथेली से लगातार खून निकल रहा था क्योंकि वो उस रॉ फिजिकल पावर के हेवी इम्पैक्ट को पूरी तरह से बर्दाश्त नहीं कर पाया था। वो हैरानी और थोड़े डर के साथ एंसेस्टर की तरफ देखते हुए कहता है कि ऐसी डोमिनेरिंग और इंडेस्ट्रक्टिबल फिजिकल बॉडी, मैं पिछले 8000 साल से इस दुनिया में जिंदा हूँ पर मैंने आज तक किसी भी कल्टीवेटर की ऐसी टेरिफाइंग बॉडी कल्टीवेशन नहीं देखी है। वो थोड़ी डिप्लोमेटिक टोन में लियांग एंसेस्टर से कहता है कि तुम्हारी पावर अच्छी है, इसलिए तुम अभी यहाँ से वापस चले जाओ। तुम जिस जियू मिंगे लिक्विड को लेने के लिए यहाँ तक आए हो उसका डायरेक्ट कनेक्शन अपर रेल्म यानी ताइजी हेवन के एक बहुत बड़े और सुप्रीम सेक्ट से है। तुम उस लिक्विड को हाथ भी नहीं लगा सकते वरना वो लोग तुम्हें हमेशा के लिए मिटा देंगे। पर लियांग एंसेस्टर उसकी इस धमकी को सुनकर बहुत ही फियरलेस और कॉन्फिडेंट स्माइल के साथ कहता है कि ताइजी हेवन, तुम मुझे उनसे डरा रहे हो। 1 महीने पहले मैंने उनके एक बहुत ही पावरफुल डिवाइन सेंस प्रोजेक्शन को फालन इमॉर्टल वैली में बुरी तरह से क्रश किया था। आज मैं इस शेंजियाओ सेक्ट को पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर दूंगा और वो लिक्विड लेकर ही यहाँ से जाऊंगा। अगर ताइजी हेवन के लोग मुझे रोकने के लिए नीचे आए तो मैं उन्हें भी यहीं पर जिंदा गाड़ दूंगा। ये एरोगेंट और गॉड लाइक बातें सुनकर वो बूढ़ा ओल्ड मैन बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाता है और चिल्लाते हुए कहता है कि तुम बहुत ज्यादा एरोगेंट और बेवकूफ हो। वो तुरंत अपनी सुप्रीम वॉइड रिफाइनमेंट पावर को पूरी तरह से रिलीज करता है और अपना एक बहुत ही मैसिव और गॉड लेवल डोमेन एक्टिवेट कर देता है। आसमान का रंग पूरी तरह से डार्क पर्पल हो जाता है और चारों तरफ खतरनाक लाइटनिंग स्ट्राइक होने लगती है। ओल्ड मैन बहुत ही भारी आवाज में कहता है कि मेरे इस एब्सोल्यूट डोमेन के अंदर जिंदगी और मौत सिर्फ और सिर्फ मेरे हाथ में है, किसी हेवन के हाथ में नहीं। वो अपने दोनों हाथों से एक कॉम्प्लेक्स हैंड सील बनाता है और आसमान से एक बहुत ही मैसिव, जायंट और डिस्ट्रक्टिव ग्लोइंग पर्पल लाइटनिंग स्वॉर्ड नीचे एंसेस्टर की तरफ तेजी से गिरती है। ये अटैक इतना ज्यादा पावरफुल था कि इसने आसपास के स्पेस को भी बुरी तरह से फाड़ दिया था, पर हमारा एंसेस्टर अपनी जगह पर बिल्कुल काम और शांत खड़ा था। वो उस जायंट स्वॉर्ड की तरफ देखते हुए बहुत ही कामली और मॉकिंग टोन में कहता है कि क्या तुम अपने इस वीक और पैथेटिक अटैक को लॉस कहते हो? वो अपनी राइट फिस्ट बनाता है और उस पर एक बहुत ही थिक गोल्डन लाइटनिंग ग्लो करने लगती है। वो बिना किसी हेजिटेशन के हवा में तेजी से उड़ता है और उस फॉलिंग जायंट पर्पल स्वॉर्ड पर अपनी पूरी रॉ ताकत के साथ एक बहुत ही सॉलिड और अर्थ शैटरिंग पंच मारता है। बूम! एक बहुत ही मैसिव और डेफनिंग ब्लास्ट होता है और वो गॉड लेवल जायंट स्वॉर्ड एंसेस्टर के एक सिंगल पंच से कांच की तरह हजारों ग्लोइंग टुकड़ों में बिखर जाती है। ये पंच इतना ज्यादा हेवी था कि इसकी फोर्स ने आसपास के हवा को भी बुरी तरह से कंप्रेस कर दिया था। साथ ही उस पंच की हेवी शॉकवेव से उस ओल्ड मैन का पूरा सुप्रीम डोमेन भी पूरी तरह से शैटर हो जाता है और आसमान वापस नॉर्मल होने लगता है। ओल्ड मैन ये अनबिलीवेबल नजारा देखकर पूरी तरह से शॉक्ड और टेरिफाइड रह जाता है। उसकी आंखें फटी रह जाती हैं और उसके हाथों से उसका स्टाफ छूटने वाला होता है। वो डर के मारे चिल्लाता है कि तुमने अभी तक लॉज को मास्टर भी नहीं किया है, तो तुमने मेरे इस एब्सोल्यूट डोमेन को इस तरह से एक पंच में कैसे तोड़ दिया? एंसेस्टर उसके सामने हवा में फ्लोट करते हुए एक ठंडी स्माइल के साथ कहता है कि एब्सोल्यूट और ग्रेट पावर किसी भी लॉ को आसानी से क्रश कर सकती है।
ओल्ड मैन समझ जाता है कि वो इस मॉन्स्टर से फिजिकल या डायरेक्ट फाइट कभी नहीं जीत सकता। वो अपनी आखिरी चाल चलता है और अपने डार्क स्टाफ को हवा में वेव करके एक बहुत ही खतरनाक और कॉम्प्लेक्स स्पैटियल अटैक लॉन्च करता है। इस अटैक से बहुत सारी ग्लोइंग रेड और ब्लैक एनर्जी बीम्स एंसेस्टर को हिट करने के लिए तेजी से आगे बढ़ती हैं। पर एंसेस्टर बहुत ही कामली अपनी 2 उंगलियां आगे करता है और अपना अल्टीमेट और गॉड लेवल अटैक असुरा हेल सील एक्टिवेट कर देता है। आसमान में एक बहुत बड़ा और टेरिफाइंग रेड ग्लोइंग वोर्टेक्स ओपन होता है, जिसमें से लगातार रेड लाइटनिंग निकल रही थी। इस वोर्टेक्स के अंदर से एक बहुत ही मैसिव, सॉलिड और डेमोनिक रेड जायंट हैंड बाहर निकलता है। ये जायंट हैंड इतना बड़ा था कि इसने पूरे बैटलफील्ड को कवर कर लिया था। ये जायंट हैंड उस ओल्ड मैन के स्पैटियल अटैक को पल भर में किसी कांच की तरह क्रश कर देता है और बिना रुके सीधा उस बूढ़े एंसेस्टर की तरफ बहुत ही तेजी से बढ़ता है ताकि उसे पूरी तरह से मिटा सके। ये अटैक देखकर लग रहा था कि आज इस ओल्ड मैन और उसके सेक्ट का आखिरी दिन आ चुका है और यहीं पर इस कमाल के एपिसोड का एंड हो जाता है।